तो ये तक हमारा बात हो गया था। नेक्स्ट इट आप देख लो, प्रोविजंस मेथड्स ऑफ रिडम्पशन क्या हो सकते हैं, वेरियस मेथड्स ऑफ इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो, आउट ऑफ अवेलेबल प्रॉफिट से भी आप काम कर सकते हो। फिर आगे हम बताए थे रीजंस फॉर इशू ऑफ न्यू इक्विटी शेयर क्या आपकी वजह हो सकते हैं। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस भी हम बताए, इक्विटी शेयर से अगर करोगे तो क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर से काम करोगे तो क्या होने हैं, ये सारे के ऊपर हम डिस्कशन किए थे। फिर अकाउंटिंग एंट्रीज के ऊपर बात किए थे, अकाउंटिंग एंट्रीज ठीक है ना, क्या इसके होने वाले हैं। फिर आगे जाकर के देखो ये क्वेश्चन कुछ बताए थे, मिनिमम प्राइस इस इक्विटी शेयर आप कैसे करोगे वो भी बताए थे, पैसा किसने आपके पास है देखोगे उसके हिसाब से करोगे ठीक है ना। फंड अवेलेबिलिटी ऊपर भी बात किए थे। नेक्स्ट वेट क्वेश्चन इक्विटी शेयर्स आउट ऑफ कैपिटल, हाँ इसके ऊपर भी डिस्कस किए थे, याद आ गया। तो यही नहीं बताए थे हम, इसको बता देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, क्यों थोड़ा सा भी छोटा छोड़ दिया जाएगा ठीक है। बात यह है कि जो इरेलीवेंट समझे वो थोड़ा नहीं देख रहे हैं, कोई बात नहीं ठीक है। नेक्स्ट इट, लेकिन सबके लिए फायदेमंद है। तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बाय ए कैपिटलाइजेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ, अच्छा ये ठीक है। तो इक्विटी शेयर से रिडेम्पशन करवाए थे, तो आप कैपिटलाइजेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन का मतलब ही वही होता है कि जब हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लसेस हैं ठीक है, तो रिजर्व एंड सरप्लसेस हमारे पास बहुत सारे हैं, तो इस रिजर्व एंड सरप्लसेस को हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज कर देंगे। समझ में आई बात, कैपिटलाइज कर देंगे मतलब ये रिजर्व एंड सरप्लस और बांट नहीं सकते हो आपस में, हम बांट के हम खा नहीं सकते हैं। इसका मतलब यही है कि हम उसको डिविडेंड की तरह शेयर नहीं कर सकते हैं, तो उसको क्या करेंगे, कैपिटल की तरह बना देंगे, उसका नाम हो जाएगा CRR अकाउंट। तो प्रॉफिट को हम कैपिटल बना रहे हैं, उसका नाम ठीक हो गया। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है कि बाबू इक्विटी शेयर से हम क्या फंडिंग कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास क्या उपाय है बाबू, सेकंड हमारे पास उपाय ये है कि हम प्रॉफिट से फंडिंग कर सकते हैं। तो जब प्रॉफिट से फंडिंग, जितना इक्विटी से फंडिंग करोगे इक्विटी शेयर इश्यू हो जाएगा, प्रॉफिट से जितना फंडिंग करोगे उतने का CRR अकाउंट बना जाएगा। देखिए एक चीज को 100 बार बोलने का पीछे उद्देश्य यही है बाबू कि आपको उस चीज मगज में घुस जाए, ताकि आप एग्जाम में डायरेक्ट उसको लिख सको, समझ में ही बात, और अपने अपने हिसाब से नोट आप बना सको, समझ जाओ इसको, यही यही मेरा मुद्दा है। तो बार बार हम एक चीज को बहुत ही कंक्रीट करके उसको समझा देते हैं ताकि आपको याद रह जाए। हम जो पढ़ रहे थे हम भी वही करते थे, समझ में आई बात। या तो कोई आपको ऐसा याद दिलाने वाला दोस्त हो, या तो आपके टीचर हो, या तो आप कुछ भी आपस में हो, या फिर खुद खुद को 10 बार बोलने वाले हो। जब चीज को 10 बार रिसाइट कर देते हो तो इस चीज को याद रह जाता है, समझ में आई बात, जितना टॉप से टॉप कॉन्सेप्ट हो याद रह जाता है ठीक है। आगे की देखो, तो बात यही है कि हम इक्विटी शेयर से पलक पार हो चुके हैं, तो अभी प्रॉफिट से अगर फंडिंग कर देंगे, प्रॉफिट से ही CRR बना करके फिर क्या करेंगे, हम जो शेयर्स हैं प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल है उसको रिडम्पशन कर देंगे, मतलब कैंसिलेशन कर। तो फायदे क्या है, सबसे पहले बात देखो बाबू कि इक्विटी शेयर का जो होल्डिंग है उसका परसेंटेज चेंज नहीं हुआ, समझ में आई बात। पहले भी आपके पास 100 इक्विटी शेयर था और इक्विटी शेयर नहीं आ रहे हैं, तो आपकी 100 की 100 है, तो आपकी ईपीएस से कोई पैसा नहीं ले सकता है, समझ में आई बात। तो आपकी ईपीएस से कोई पैसा नहीं ले सकता है, तो आपकी इक्विटी शेयर्स की होल्डिंग आपके पास रहेगा, आपकी वोटिंग राइट्स आपके पास रहेगा, क्योंकि नया इक्विटी शेयर नहीं आ रहा है सब। फिर इसके बाद बोला सरप्लस फंड कैन बी यूटिलाइज। देखिए आप सालों साल व्यापार कर रहे थे, लास्ट 10 ईयर से आप बिजनेस कर ही रहे हो ठीक है कंपनी में, तो करोड़ों की, तब करोड़ों की आप सरप्लस आपके पास है अभी ठीक है ना, रिजर्व सरप्लस आपके पास ऑलरेडी है। तो बहुत ही अच्छी बात है ना, ये किसका पैसा है ध्यान से सोचो। तो जो करोड़ ऑफ प्रॉफिट है ये किसका पैसा है, ये ओनर्स का पैसा है। ओनर्स का मतलब है कौन, इक्विटी शेयर्स। तो ये पैसा क्यों आप पड़ा रखे हो, ये किसका हक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का। दैट्स व्हाई सरप्लस एनी लेफ्ट, जो कि बहुत ज्यादा सरप्लस है आपके पास और कुछ करना है नहीं उस सरप्लस को, तो आप वही बात है ना, उसको यूटिलाइज कर दो ठीक है। तो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कह रहे हैं कि जो रिडेम्पशन हो रहे हैं प्रेफरेंस शेयर उसको यूटिलाइज कर दो, इस प्रॉफिट को रिडेम्पशन कर दो ठीक। नेक्स्ट वीक वही बात है। फिर आगे बात है, लेकिन डिसएडवांटेज इसमें क्या हो जाएगा, डिसएडवांटेज इसमें ये होगा कि प्रेफरेंस कैपिटलाइजेशन दैट इट में भी रिडक्शन ऑफ लिक्विडिटी, हाँ पैसा चला जाएगा, वही बात है, लिक्विडिटी शॉर्ट हो जाएगा, समझ में आई बात। क्योंकि जब इक्विटी शेयर्स आ रहे थे, यहाँ पे देखो ये कंपनी है, इक्विटी शेयर आ रहे थे और हम किसको भगा रहे थे, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल को भगा रहे थे, होल्डर्स को ठीक है। तो कहीं से पैसा आ रहा था, फिर कहीं से पैसा जा रहा था, क्या इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा था, समझ में आई बात। लेकिन अभी क्या है, हमारे पास जो मतलब रिसोर्सेस हैं, प्रॉफिट्स हैं, उसी से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिए जा रहे हैं, पैसा कहीं से नहीं आ रहे हैं। तो हमारे कंपनी के जो लिक्विडिटी पोजीशन अभी है वो तो सिवियरली मतलब अफेक्ट हो जाएंगे।
सिवियरली अफेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ही होता है, करोड़ों का पैसा चला जाएगा कंपनी में। तो ये हो सकता है वर्किंग कैपिटल में प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर लिक्विडिटी डैमेज हो सकता है। तो इसीलिए फर्स्ट कंडीशन था, सबसे पहला कंडीशन, प्रेफरेंस शेयर्स रिडेम्पशन कौन करवा सकता है, किसको परमिशन मिल जाता है प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन करने के लिए। पहले तो आप सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट एक्सेट्रा सब कुछ दोगे, इंटीमेट करोगे, परमिशन लेना पड़ता है, चाहे लॉ में लिखा हो ना लिखा हो, आप गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ता है, ठीक है ना। कोर्ट परमिशन भी कई बार लगता है, सारे के सारे ऑडिट रिपोर्ट आपकी सही हो तब जाकर के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडेम्पशन हो सकता है। और देखा जाएगा आपके पास रिजर्व एंड सरप्लस बहुत है। नंबर 2, आपके पास लिक्विडिटी पोजीशन, आपके पास लिक्विडिटी पोजीशन का मतलब कैश का मात्रा बहुत है। ये दोनों आप फुलफिल करते हो तब जाकर के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडेम्पशन करने के लिए आपको परमिशन मिल जाएगा, ठीक है ना, यही बात है। तो आगे देख के चलते हैं। अकाउंटिंग एंट्रीज इस हिसाब से क्या होने हैं पहले से डिस्कस हो चुका है, फिर भी थोड़ा बहुत यहाँ पे बता देते हैं। तो सबसे पहला बात, जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनका पैसा उनके खाते में डाल दिए जाएंगे, समझ में आई बात। जब कैपिटल आ रहा था कैपिटल क्रेडिट होता है, जब कैपिटल जा रहा है तो कैपिटल डेबिट हो जाने, ठीक है। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, यहाँ पे देखो, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गए, नेक्स्ट ईयर फिर प्रेफरेंस शेयर अकाउंट क्रेडिट हो चुके हैं, ठीक है ना, यही बात है। फिर आगे देखो, जब शेयर्स अगर प्रीमियम में रिडम्पशन होना हो तो एक्स्ट्रा अकाउंट क्या आना है, प्रीमियम रिडम्पशन। तो यहाँ पे देखो, कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। बाबू सबसे पहले सुनते जाओ, जब सिक्योरिटी प्रीमियम आ रहे हैं समथिंग लाइक कैपिटल प्रॉफिट, वो क्रेडिट होना है। तो ये तो कैपिटल लॉस है, एक लॉस हमेशा डेबिट होता है, ठीक है ना। उसलिए लॉस डेबिट हो गया, और कैपिटल क्योंकि रिड्यूस हो रहा है, कैपिटल इंक्रीज होने से क्रेडिट, डिक्रीज होने से डेबिट, फिर उनके पर्सनल खाते में डाल दिए, ये क्रेडिट होना ही है क्योंकि एक लाइबिलिटी हुआ। समझ में, जैसे कि होता है ना इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यू, आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यू, आप यहाँ पे कैसे लिखोगे बता रहे हैं, इलेक्ट्रिक अकाउंट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू, जिसको दोगे उसका नाम लिखना पड़ेगा ना, ड्यू। तो यहाँ पे लिख देते हैं वेस्को, ठीक है ना, टू वेस्को लिमिटेड। तो क्या समझ में आया हमको, इलेक्ट्रिसिटी बिल खर्चा है, एक्सपेंसेस हो गया, लेकिन जिसको देंगे वो क्रेडिटर हो गया, तो वो क्रेडिट हो गए, समझ में बात। उस तरह जिसको पैसा आप दोगे वो लाइबिलिटी हो गया, तो लाइबिलिटी क्रेडिट होता है, वो क्रेडिटर है, समझ में बात। क्रेडिटर का मतलब यही नहीं होता है कि जिसको हम माल बेचे हैं, क्रेडिटर वो सारे के सारे क्रेडिटर है जिसको हमको पैसा देना है, ठीक है। आगे देख करके चलो, पेमेंट प्रेफरेंस शेयर्स को जब दे देना है बहुत ईजी है, जब तक ये लाइबिलिटी था तब तक क्रेडिट था, जब उसको पेमेंट कर देंगे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट हो जाने हैं, और पैसा के खाते यहाँ पे क्रेडिट हो जाने, ठीक है। नेक्स्ट डेट देखो, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट, फिर आगे देखो 4 नंबर की बात आगे, फॉर एडजस्टमेंट ऑफ प्रीमियम रिडम्पशन अकाउंट, ठीक है ना। कुछ इन्फॉर्मेशन था, छोड़ दो, जो टाइम नहीं है हमारे पास, बाद में बात करते हैं, मैसेज करवा देंगे। तो प्रीमियम का एडजस्टमेंट होना है बाबू, हम क्या बोले पहले, समझ रहे हो कि नहीं बात। ये कैपिटल जो है ना उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए फंड चाहिए, लेकिन ये जो प्रीमियम दे रहे हो कैपिटल लॉस है रिडम्पशन के टाइम पे, इसको भी सेटअप करना पड़ेगा। तो एक लॉस कैसे सेटअप होगा, वो प्रॉफिट से। तो पहले ये डेबिट हुआ था प्रीमियम रिडम्पशन, अभी प्रीमियम रिडम्पशन क्रेडिट हो जाएगा, और प्रॉफिट से सेटअप होना है तो प्रॉफिट डेबिट हो जाएगा। बहुत ईजी है, जहां से काटना है वो डेबिट, और जिसको हटाना है वो क्रेडिट हो गया, समझ में आई बात। हालांकि ये दोनों ही क्रेडिट नेचर होते हैं, दिस इज द थिंग्स, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। ये डेबिट होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक क्रेडिट नेचर होता है, उसको हटा रहे हैं उसलिए डेबिट हो गए, समझ में। पीएल अकाउंट जब भरा जाता है तो क्रेडिट होता है, पीएल अकाउंट को हटा दोगे तो डेबिट हो जाएंगे, और इसको सेटल कर दोगे। दो चीजें आपको याद रखने हैं, कैपिटल की जुगाड़ करना है और प्रीमियम का भी जुगाड़ करना है। जब ये दोनों हो जाएंगे तब जाकर के उनको पैसा देना है, यही बात है, ठीक है। तो आगे फिर जाकर के देखो, जितना नॉमिनल वैल्यू, जितने नॉमिनल वैल्यू का कैपिटल चला गया उतने का सीआरआर अकाउंट बनाना है आपको। सो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ऑब्वियसली दिस इज लाइक ए कैपिटल, समझ में बस, दिस इज सिमिलर टू कैपिटल बिकॉज profits when get converted to capital for the purpose of redemption of the shares, that is what called the capital redemption reserve account। समझ में बात, खुद से लिखना सीखो, खुद से लिखना सीखो, कुछ मत रटो हमसे, कुछ मत लिखो हमसे, समझ में बात, खुद से लिखना सीखो। जैसे कि सीआरआर अकाउंट, सीआरआर अकाउंट में बहुत जगह में हो सकता है उसका इनडायरेक्ट मीनिंग लिखा हो, डायरेक्ट मीनिंग लिखा हो, आप लिखने के लिए कोशिश कर रहे हो, बहुत ईजी है। ए रिजर्व इज क्रिएटेड, ट्रीटेड एज और रिगार्डेड आज द कैपिटल फ्रॉम द प्रॉफिट्स set free for distribution as the dividend for the purpose of redemption of the capital, this is what called capital redemption reserve account। खुद से लिखना सीखो, सीख जाओगे, समझ में आई बात। आकर के 5th सेम हो गए, कब सीखोगे तुम। फिर देखो, तो दोनों रिजर्व से जीआर अकाउंट से पीएल अकाउंट से पैसे काट देंगे, और फिर सीआरआर अकाउंट पे ट्रांसफर करवा देंगे, समझ में आई बात। ये दोनों क्रेडिट नेचर आइटम होते हैं, तो क्योंकि उनको रिड्यूस कर रहे हैं तो ये डेबिट हो जाएंगे, उनके खाते हम काट रहे हैं तो डेबिट हो जाएंगे, और किसकी झोली में भर देंगे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में भर देंगे, दैट्स वो क्रेडिट
हो गया, यही बात है। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बाय कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेश इश्यू एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, इसका सॉल्व बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, इस पर डिस्कस करते हैं। फिर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर हम आज बता दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, अभी बात यह कि इक्विटी शेयर से मतलब कितना डिटेल हम गए, पहले ओनली इक्विटी शेयर से बात किए, फिर आउट ऑफ प्रॉफिट्स, समझ रहे हो, आउट ऑफ प्रॉफिट से एक बार डिस्कस किए, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अगर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ होना है तो क्या है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल बात है, 500 का कैपिटल हटाना है, अगर 200 इक्विटी से जुगाड़ हो जाते हैं तो फिर अनदर 300 आउट ऑफ प्रॉफिट जाने हैं। समझ में आई बात, जो इक्विटी से आ जाते हैं 200 तो वो तो इक्विटी शेयर क्रेडिट हो जाएंगे, उसमें कुछ नहीं करना है। जब प्रॉफिट से 300 चला जाएगा बाद में जाकर के उस 300 का सीआरआर बनाना है प्रॉफिट से काट करके, बस उतना ही। तो whenever capitals are redemption redeemed out of profit, just you have to remember that कि an equal amount of the nominal value of the shares to be redeemed out of the profits, तो ACRR अकाउंट इज क्रिएटेड, ठीक है, यही बात है, और कुछ नहीं है। तो कंपनी रिडीम कर सकता है पूरा दोनों ही इशू से, पार्टली प्रॉफिट से हो सकता है, ठीक है ना, यही बात है, और पार्टली फ्रेश इशू ऑफ शेयर से। क्यों, क्योंकि वो जो गैप रहा, ठीक है ना, उस गैप को मेंटेन करने के लिए। कौन सा गैप, 500 का जो रिडेम्पशन कर दोगे तो कंपनी में तो 500 का कैपिटल कम हो गया, और कंपनी लो ही पहले बता के रखा है कि आप कैपिटल किसी भी हालत में कम नहीं कर सकते हो, अगर कम करना चाहते हो तो उसको भरपाई करना पड़ेगा, पहले भरपाई करोगे उसके बाद जाकर के इसको आप रिडीम कर सकते हो, यही बात है। तो जो गैप बन रहा है ये दोनों से हम फिलअप उसको कर देंगे, फिर वही चीज लिखा हुआ है, सीआरआर अकाउंट को ट्रांसफर करोगे 10 बार लिखा हुआ है। तो यहाँ पे दो चीजें कंफ्यूजन होता है, एक तो आपको ऐसे कहेगा, एक तो आपको ऐसे कहेगा, ठीक है, कि कितना सीआरआर को ट्रांसफर होगा आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है। शेयर्स, इक्विटी शेयर्स इशू हो रहे हैं, बहुत इजी बात है, बहुत इजी बात है। दो चीजें देखो, 500 रुपए की आपकी कुल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हटाना है, आपके पास दो उपाय है, या तो सवाल में दिया होगा, इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं, इसमें क्या कंफ्यूजन है वाली चीज है, या तो सवाल में दिया होगा इक्विटी शेयर इशू होना है 300 रुपए की बस, तो अभी क्या करोगे, सीआरआर होगा 200 रुपए की, अरे बहुत ही इजी बात है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 500 की हटाना है, तो इक्विटी शेयर दे रखा है कंपनी में कि 300 इशू हो गया इसके लिए, तो अभी सीआरआर कितना है बनाना है 200 रुपए की, बातें खत्म। नेक्स्ट वीट और क्या कह सकता है, नेक्स्ट वीट और क्या कह सकता है, देखिए हमारे पास प्रॉफिट से ऑलरेडी 200 की, मतलब उसको इनडायरेक्टली अभी बोल रहे हैं, ठीक है, समझ जाओगे। प्रॉफिट्स हमारे पास है 200 की, इंप्लाइज दैट आप सीआरआर बना सकते हो 200 की, बहुत सारे के सारे रेस्ट्रिक्शन हटा करके, कभी कहेगा जीआर में 10,000 छोड़ दो, कभी कहेगा इसमें से 10,000 छोड़ दो, तो वो माइनस करके करके 200 रुपए हमारे पास प्रॉफिट है जो कि सीआरआर बना सकते हो। अरे भाई अभी बताओ कितना शेयर इक्विटी शेयर इशू करवाना है, जितना बचा डिफरेंसेस, 500 से 200 हटा दो 300, तो बात वही है, अगर सीआरआर ढूंढना है तो फेस वैल्यू माइनस कर दो निकल जाएगा, ठीक है ना, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स रिडीम से प्रोसीड ऑफ न्यू इशू माइनस कर दो, कितना सीआरआर बनाओगे पता चल जाएगा। अगर शेयर्स कितना इशू करना है आपको पता करना है तो फेस वैल्यू ऑफ शेयर जितना रिडीम करना है उसमें से कितना सीआरआर बना सकते हो उसको माइनस कर दो, बहुत इजी बात है, दोनों कॉम्प्लीमेंटरी है, समझ में आई बात, इसमें चर्चा करने के लिए वक्त नहीं है। सवाल 3 के अनुसार हम चलते हैं, इसमें आपको कंक्रीट हो जाना है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, और इतना तक ही आने हैं, तो एवरेज क्वेश्चन आने हैं, जो क्वेश्चन आने हैं उसके हम डिस्कस कर देंगे, समझ में आई बात, दिस इज द थिंग, उसके ऊपर है, उसके अंदर है, उसके अंदर है, उसके अंदर है नहीं। और एक तो चीज आपके बुक में दिया हुआ है कि नंबर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स कैलकुलेट करोगे व्हेन बोथ बोथ रिडम्पशन फ्रॉम आउट ऑफ फ्रेश इशू एंड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, उसके लिए एक तो फॉर्मूला दिया हुआ है, नंबर्स ऑफ शेयर्स आप कैसे इशू करोगे वो हमारे जमाने की बात है, ठीक है ना, एक तो कैलकुलेशन करने के लिए आपको दिया हुआ है फॉर्मूले, हम कह रहे हैं वो नहीं चाहिए, कैसे नहीं चाहिए अभी देखिए हम कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। और नेसेसरी आप कितना लाख याद रखोगे, बताओ कितना लाख फॉर्मूले याद रखोगे, बिना फॉर्मूले की काम करने की कभी कोशिश करो, वो फॉर्मूला भी नहीं चाहिए इस सवाल में, आप देखो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है बाबू, ठीक है, क्या है कि कैपिटल उसके पास जो है कंपनी के पास वहां पे 20,000 इक्विटी शेयर्स हैं 10 करके, एक याद रहेगा आपको, फुल्ली पेड ऑफ है 1000, 8% रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर 100 इच, फुल्ली पेड ऑफ है। यहाँ पे बस छोटे से बात है, अगर ये पार्टली पेड होता, अगर ये पार्टली पेड होता 100 की जगह पे ये 80 पेड ऑफ होता, कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा 2 एंट्री करना है, फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल रिसीव, कितना 20-20 करके, समझ में आ गई बात, पहले हम बोनस शेयर में जैसे किए थे वैसे, वो भी आगे है बता देंगे वो, ठीक है। पार्टली पेड होने से कुछ नहीं, आपको प्रॉब्लम में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये 80 को फुल्ली पेड कैसे करोगे आपको पता है, फाइनल कॉल ड्यू कर देना है, फाइनल कॉल को रिसीव कर देना है, और उसका जर्नल एंट्री आपको पता है ही, वो भी आगे बता देंगे।
तो यहां तक हमको पता चल गया कि प्रेफरेंस शेयर 100 करके है, लेकिन 1000 है, 20,000 10 से पता चल गया। आगे हमारे पास जो रिजर्व सरप्लस अभी तक है, जीआर में 80,000 है और पीएल अकाउंट में 20,000 है, मतलब कुछ तो थोड़ा है। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व जो है आउट ऑफ विच 5,000 जो है वो नॉट फ्री, वो नॉट फ्री है, और टोटल है 10,000। समझ में आई बात? तो आपको क्या समझ में आया अभी तक? हम सबसे पहले क्या चर्चा किए थे? सबसे पहले का बात यही था कि आपके पास जब फ्री रिजर्व होगा सिर्फ और सिर्फ आप उसी को यूज कर सकते हो। समझ में? जितना आपके पास फ्री रिजर्व है उसको ही आप यूज कर सकते हो। दिस इज द थिंग्स, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। वही बात, जो रिलेवेंट समझ गए वो नहीं सुन रहे, क्योंकि उनको बात वही होता है। समझ रहे हो? मान करके चलो आपकी 10 रुपए की काम होगा, लोग 8 रुपए की करने की कोशिश करते हैं। समझ रहे हो कि नहीं बात? और 5 रुपए की काम होगा तो बराबर मान करके चलो नील काम करते हैं। समझ में आई बात? तो जिन लोग का काम का मतलब है नहीं है वो दिखाई नहीं दे रहे। कोई बात नहीं, आगे देखो। थर्ड सेम में ये चीज इतने में रिडेम्पशन तक नहीं है, बात वही है, लेकिन हम रेकमेंड किए थे। बैठ करके देखने से मुश्किल हो जाएगा ना। आगे देखो, फिर नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन आज डिविडेंड, दिस इज द थिंग। आगे क्या हम बताए? हाँ, 10,000 प्रॉफिट में से 5,000 का हम फ्री नहीं मान सकते हो, लेकिन 100% फिफ्थ सेम में है, और इसी में से प्रॉब्लम लगाएंगे, पहले से बता देगा, इसी में से प्रॉब्लम लगाएंगे आप। समझ में? जहां जहां पे हम देखेंगे जो बच्चे थोड़ा नॉन रेस्पॉन्सिव हो रहे हैं, हम उसी से प्रॉब्लम लगा देंगे, बात वही है। नेक्स्ट इट दिस इज द थिंग कि 80,000 20,000 5,000 10,000, बात वही है। सिक्योरिटी प्रीमियम 2,000 है, मतलब इसको भूल ही जाओ, 2,000 क्या काम में लग जाएंगे? कुछ नहीं काम में लगेगी। और आजकल लॉ भी कह रहा है कि इसको लेस प्रेफरेंस दो, सिक्योरिटी प्रीमियम को लेस प्रेफरेंस दो, ठीक है। तो फिर पैसा हमारे पास 98,000 है, बहुत है। प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिडीम 10%, रिडीम आट ए प्रीमियम ऑफ 10%। मतलब जब भी प्रेफरेंस शेयर आएंगे रिडीम होगा 10% में। ध्यान से सुनो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए भी जुगाड़ लगाओगे, लेकिन 10% जो प्रीमियम हो गया ना, इसके लिए भी आपको सेटअप करना होगा, प्रॉफिट से इसको सेटअप करना होगा। समझ में आई बात? ये बहुत ही इजी बात है, कुछ नहीं है। आगे देख करके चलो। तो इसमें थोड़ा ध्यान रखो, ये प्रॉफिट से हटेगा। देखो पहले से हम बता दे रहे हैं कैसे प्रॉब्लम आपकी गलत नहीं होगा, ये प्रॉफिट से हटेगा, ठीक है ना, क्योंकि सेटअप होना है। आगे तो द डायरेक्टर क्या कहते हैं? फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर हम कर सकते हैं 8 पार, लेकिन इक्विटी शेयर जो है पार में होंगे, उसमें प्रीमियम नहीं है। यूटिलाइजिंग द अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व सरप्लस, ये दोनों में से हम कर सकते हैं, ठीक है। यही बात है। क्या लिखा? द डायरेक्टर एम्पावर टू मेक फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर एट पार आफ्टर यूटिलाइजिंग द अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस। तो पहले रिजर्व एंड सरप्लस देखना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो रिजर्व एंड सरप्लस हम पहले देखेंगे हमारे पास कितना है, कितना हम सीआरआर बना सकते हैं, और जितना फंड सट मारेगा, पैसों की बात नहीं कर रहे हैं, फंड जितना सट मारेगा उतने का हम इक्विटी शेयर इशू करवा देंगे। तो यहाँ पे पहले से आपको डायग्राम पता चल गया कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैलकुलेशन करना है, बहुत ईजी है। कितना प्रॉफिट है देख लोगे, और कितना टोटल कैपिटल रिडेम्पशन चाहिए माइनस कर दोगे, बस बाकी निकल जाएगा आपकी इक्विटी शेयर। बता रहे हैं सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट कि 20,000 जनरल रिजर्व में रहेगा, जो कि आप यूज नहीं कर सकते हो। तो वो भाई पहले से बताया ऐसा थोड़ा रहेगा। तो जीआर से 80,000 है, इसमें से थोड़ा स्टार मार्क लगा देते हैं, अब 20,000 नहीं यूज कर सकते हो, ठीक है, माइनस कर देंगे और क्या। नेक्स्ट इट पास जर्नल एंट्री टू गिव द एफ अरेंजमेंट एंड सो हाउ द रिलेवेंट आइटम विल अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी आफ्टर। हम रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर भी पढ़ाने वाले हैं। अगर इसमें डायग्राम मान करके चलो नोट में एक बार चले गए और लिखे, तो आज का क्लास खत्म हो जाएगा, मेरा पर्पज फुलफिल नहीं होना है। हम डिटेल समझाने पे काम करेंगे, समझ में? तो नोट्स यहाँ पे देखो, ठीक है, ऑलरेडी इसको हम करके रखे हैं। तो नोट्स की बात देखो, तो वर्किंग नोट के ऊपर अगर देखेंगे तो फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स रिडीम्ड, समझ में आई बात? फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स रिडीम कितना है, ऊपर देख लीजिए आप एक बार। तो हमारे पास जो था 1,000 इंटू 100, भाई सबसे पहली बात है, समझ रहे हो कि नहीं? तो सबसे पहले 1,000 का 100, ये इतना प्रेफरेंस सर कैपिटल हटाना है, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल की बात कर रहे हैं हम। जब कैपिटल की बात होगा ना, प्रीमियम की बात नहीं होगा, हम पहले से बताते हैं। समझ में? तो कितना पैसा हो गया? 1,00,000 1000 इंटू 100, 1,00,000 आपको जुगाड़ करना है अभी। समझ में आई बात? तो क्वेश्चन कह रहा है पहले प्रॉफिट्स देखो, उसके बाद इक्विटी शेयर करने की कोशिश करो। समझ में आई बात? तो सबसे पहले हमारे पास क्या क्या पैसा था, ध्यान से देखो। जीआर तो था हमारे पास 80,000, लेकिन वो कह रहा है कि 20,000 उसको बैलेंस रखो थोड़ा सा, ठीक है। तो माइनस कर दोगे, 80 20 तो कितना यूज कर सकते हो? 60,000, ठीक है। पीएल अकाउंट में है तो 20,000, लेकिन हम आपको क्या बोले थे एक बार ध्यान से देख लो। पीएल अकाउंट में तो बिल्कुल है 20,000, लेकिन ये जो प्रीमियम 10% दोगे उसका नाम क्या होगा? प्रीमियम रिडेम्पशन। रिडेम्पशन का टाइम में जो प्रीमियम देंगे उसका नाम क्या हो जाएगा? वो प्रीमियम रिडेम्पशन।
और प्रीमियम रिडम्पशन क्या होता है, प्रॉफिट से जाकर के सेटअप होने हैं। तो प्रॉफिट से सेटअप होने हैं तो फिर तो प्रॉफिट कम हो जाएंगे ना, तो उससे माइनस कर देने हैं, इसको थोड़ा याद रखोगे। तो इसलिए बोल रहे जहां पे क्वेश्चन पढ़ोगे ना आप, उसमें स्टार मार्क लगाना शुरू कर दोगे। क्वेश्चन जब पढ़ोगे ना, किसमें किसमें काम है, उसमें स्टार मार्क लगा करके आपके हिसाब से लिख दोगे। सो मान करके चलो सेटअप है तो एस ऐसा कुछ लिख दोगे, कहीं पे बैलेंस शीट जाना है बीएस ऐसा कुछ लिख दोगे, कहीं पे नोट लिखना है एन लिख दोगे। तो सवाल पे अब लिखते जाना है। देखिए आप अब जो क्वेश्चन पेपर है उसके ऊपर पेन से आप नहीं लिख सकते हो ऐसा, उतना भी नहीं लिख सकते हो, समझ रहे हो कि मतलब आप कोई एक ऐसा आपको होना चाहिए पंक्चुएशन वगैरह जो आपको समझ आ जाएगा, या फिर पेंसिल से लिख सकते हो कोई बात, पूरा आंसर नहीं लिख सकते हो, मार्क दे सकते हो। नेक्स्ट वर्ड आप देखो, अगर दिस इज द थिंग्स, हाँ तो फिर हम जैसे बताए आपको, तो यहाँ पे प्रॉफिट से 10,000 आपको सेट असाइड फॉर एडजस्टिंग द प्रीमियम पेबल और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस है, ठीक है। तो 10,000 उसमें से हम माइनस कर दिए, तो हमारे पास जीआर बचा कितना 60,000, और प्रॉफिट से 10,000 हटाएंगे तो 10,000 बचेगा। हमारे पास और भी एक तो प्रॉफिट था जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, लेकिन उसमें क्या कह रहा है थोड़ा ध्यान से देखो। उसमें कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व में जो 5,000 है ना वो नॉट फ्री है, समझ में आई क्या, नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिविडेंड। क्यों नॉट फ्री है वो भी बता रहे हैं। इन्वेस्टमेंट अलाउंस का रिजर्व ही मतलब का वही होता है, इन्वेस्टमेंट का फ्लक्चुएशन होगा, लॉस होगा, कुछ वगैरह ऐसा होगा, उसके अगेंस्ट में एक तो रिजर्व रखा गया है, समझ में आई बात। कहीं ना कहीं जाकर के कल इन्वेस्टमेंट में कोई नुकसान हो जाएगा, ये अभी चर्चा की विषय नहीं है, एक तो बता दे रहे हैं। तो उसके लिए रिजर्व रखा गया है ताकि उसको कॉम्पेंसेट कर सके। तो देखा गया कि 5,000 उसमें से नुकसान होने हैं, मान करके चलो 5,000 लाइबिलिटी है, नुकसान होने वाले हैं, तो फिर 5,000 को आप वहां पे यूज नहीं कर सकते हो। तो 10,000 माइनस 5,000, तो सिर्फ और सिर्फ फ्री रिजर्व यूज होने हैं, और जितना बुक कंपनी कह रहा है उसको माइनस कर देंगे, समझ में आई बात। तो उसमें से 5,000 यूज कर सकते हैं, तो 10.5 75,000 हम यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास कुल जितना भी प्रॉफिट है हम देख लिए कंपनी के हिसाब से जितना यूज कर सकते हैं, जितना फ्री है, तो वो है 75,000। तो 1 लाख से 75,000 माइनस कर देने से हो गया 25,000, समझ में आई बात। ये 25,000 रुपए अभी चाहिए, ये है फंड रिक्वायर्ड लिखोगे, समझ में आई बात, क्या लिखोगे, फंड रिक्वायर्ड, इतना फंड चाहिए। कहाँ से मिलेगा, इक्विटी शेयर इशू करेंगे, और तो है ही नहीं कुछ, पैसा नहीं। कैश रिक्वायर्ड तो अलग थी, लिक्विडिटी तो अलग थी, फंड का मतलब कहीं से समझ रहे हो, दिस इज व्हाट कॉल्ड द कैपिटल, ठीक है ना। और कैपिटल रिक्वायर्ड, कैपिटल रिक्वायर्ड का जैसे कि आपको पता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट अलग होता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट अलग होता है, आपको पता ही। तो आज क्या पता चला आपको, कैश और फंड कभी भी इक्वल नहीं है, कैश इज द एसेट, फंड इज द लाइबिलिटी, ठीक है बाबू। फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है लाइबिलिटी साइड का बात है, कैश फ्लो स्टेटमेंट एसेट साइड की बात है, अंडरस्टैंड द पॉइंट। आगे देखो, तो यहां पर देख करके चले कि 25,000 हमको चाहिए, तो कितना शेयर इशू करवाएंगे, बहुत ईजी है, देयर पर इशू होगा कितना, 25,000 डिवाइड बाई 10, दैट इज 2,500 शेयर, समझ में आई बात। तो सबसे पहले रिक्वायर्ड कितना है, सारे के सारे प्रॉफिट्स में से कितना फ्री है, कितना यूज कर सकते हो, जितना रिमेनिंग हो गया उतने का इक्विटी शेयर हमको इशू करवाना पड़ जाएगा, यही बात है, ठीक है। तो जर्नल एंट्री उसके हिसाब से आप देख लो, सबसे पहले इक्विटी शेयर वो इशू कर रहा है नंबर 1, क्योंकि इक्विटी शेयर जितना इशू करना पड़ेगा वो सबसे पहले ही होता है, ऐसे भी सेल वगैरह इन्वेस्टमेंट सबसे पहले कर दोगे, इक्विटी शेयर पहले कर दोगे, उसके बाद में जाकर के बाकी सब करना है आपको। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर अगर इशू कर देंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल तो क्रेडिट होना है, बैंक अकाउंट डेबिट होना है, 25,000 25,000, ठीक है, क्योंकि 2,500 शेयर इंटू 10 रुपए करके लिखा भी हुआ है, पार में इशू हो रहे हैं। अगर ये प्रीमियम में इशू होता भाई कुछ नहीं है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आपको फिर भी 25,000 ही करना है। प्रीमियम में इशू होगा लेकिन प्रीमियम को आप वहां पे कंसिडर नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल को कंसिडर करोगे। सपोज मान करके चलो यहाँ पे प्रीमियम में इशू होता अभी, तो बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर टू सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाता, ठीक है। चलिए आगे, अभी क्या करेंगे, ड्यू कर देते हैं रिडेम्पशन को, प्रेफरेंस है रिडेम्पशन को, ठीक है। तो रिडेम्पशन कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैपिटल अभी हो रहा है डिक्रीज, और उसके साथ क्या देना पड़ जा रहे हैं, नुकसान, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, वो 10,000 है, ठीक है ना, 1 लाख के ऊपर है, 10% 10,000 हो गए, तो कुल उनके खाते में कितना क्रेडिट कर देंगे हम, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के खाते में 1,10,000, ठीक है। फिर 1,10,000 उनको चुकता कर देंगे, पेमेंट कर देंगे, तो प्रेफरेंस शेयर अभी डेबिट हो जाएंगे, पैसा खाता क्रेडिट हो जाएगा, उनको पेमेंट कर दिए। लेकिन हम बताए थे कि आपको एक चीज ध्यान से सुनो, यहाँ जो 1 लाख है ना इसको सेट करना पड़ेगा, ये जो 10,000 है ये दोनों को सेट करना पड़ेगा। जब ये दोनों आपकी सेट हो जाएंगे तब जाके रिडम्पशन एक्चुअली इन रियलिटी होता है। तो ये तो 1 लाख, आप ध्यान से देखो, ये 1 लाख जो है बाद में सोचोगे, ये 10,000 को पहले प्रॉफिट से हटाना पड़ेगा, क्योंकि एक कैपिटल लॉस एक कैपिटल प्रॉफिट्स वगैरह से सेटअप होते हैं, समझ में। अभी जो 10,000 नुकसान हो रहे हैं वो 10,000 को पहले भरपाई करना पड़ेगा, उसके बाद जाकर के रिडेम्पशन कर सकते हो, ठीक है ना, यही बात। उसके लॉजिक और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे कि बता रहे हैं, एक कंपनी अगर उसका नुकसान सेटअप करने के लिए उसका कैपेबिलिटी नहीं है, उसका सरप्लस प्रॉफिट नहीं है,
तो कंपनी लोग का कहना है ये, तो फिर तुम कैसे इतना प्रॉफिट यूज करके कैपिटल रिडम्पशन कर रहे हो? जब प्रीमियम को सेटअप करने के लिए तुम्हारे पास औकात नहीं है, तो तुम कैसे इतना पैसा दे करके अभी रिडम्पशन कर रहे हो? कंपनी तो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इसको पहले किया जाता है, ठीक है। इतना सारा बताने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता है। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट को डेबिट करके फिर प्रीमियम रिडम्पशन को क्रेडिट कर देंगे। समझ में आई बात? क्योंकि प्रॉफिट से काट करके प्रीमियम रिडम्पशन जितना है उस प्रीमियम रिडम्पशन को क्रेडिट कर देंगे, तो ये हो गए आपस में सेट। समझ में आई बात? दिस इज द थिंग। तो मेरा सलाह तो यही रहेगा कि नंबर 1 एंट्री आपका ये है, नंबर 2 ड्यू कर दोगे, नंबर 3 एडजस्ट करोगे। समझ में आई बात? नंबर 4 फंड अरेंज करोगे, फिर जाकर के लास्ट में पेमेंट करोगे। सीक्वेंस याद रह गया? लास्ट में जाकर ऐसा करने से क्या होता है कि एक तो फ्लो पकड़ लिया जिसके ऊपर गलत नहीं होगा। नहीं तो हो सकता है ये छूट जाएगा ना, ये एंट्री छूट जाएगी, ठीक है। तो जैसे आपकी मर्जी, देखो इसमें कोई रूल नहीं है ऐसा। तो ये 10,000 अभी सेट हो गए, ये 1 लाख अभी सेट होने हैं। तो पहले तो 25,000 इशू हो चुके हैं, पहले तो 25,000 इशू हो चुके हैं क्या, इक्विटी शेयर। और कितना बचा? 75,000। अभी 75,000 का क्या बनेगा? CRR अकाउंट बनेगा। जैसे कि हम बताए थे, जितना कैपिटल यूज करोगे, ठीक है ना, इक्विटी शेयर को छोड़ करके जितना आप प्रॉफिट यूज करोगे उतने का CRR अकाउंट बनता है। तो CRR अकाउंट तो होता ही क्रेडिट है। अब यूज किसको करेंगे? GR अकाउंट, PL अकाउंट, इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट। भाई वही नीचे वाला बात है, देख लो एक बार। GR अकाउंट, PL अकाउंट, इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट। समझ में आई बात? तो दोनों तीनों को यूज करके हम कैलकुलेशन करके देखे थे, 75,000 है। तो सारे के सारे प्रॉफिट डेबिट, CRR अकाउंट क्रेडिट। समझ में आई बात? वही बात है, अभी जितना जहां पे जितना एडजस्ट करना है वहां पे उतना एडजस्ट हो जाने हैं, ठीक है। यही बात है। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल पहले जितना था और भी इक्विटी शेयर आ गया, प्रेफरेंस शेयर तो चला गया, रहेगा नहीं। GR में 20,000 बचना था, 20,000 बचा हुआ है। सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज ही नहीं किया हम। CRR अकाउंट नया तो 75,000 आया, इन्वेस्टमेंट 10,000 से 5,000 चला गया, ठीक है। यही बात है। तो इतना हो गया रिजर्व सरप्लस, इतना हो गया कैपिटल। डिटेल तो और कुछ दिया नहीं। करंट असेट्स में अगर देखेंगे तो इतना पैसा था, इक्विटी शेयर से आया, लास्ट में प्रेफरेंस शेयर को दे दिए, तो बचा इतना। टोटल यहाँ पे हो नहीं सकते हैं, इनकम्प्लीट बैलेंस है, ठीक है। आगे देखो, पार्टली कॉल्ड ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को अगर हटाना चाहते हो, देखिए हम थोड़ा सा अगर हमारा वक्त जाता है तो कोई परवाह नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा समझ जाओ, इसलिए हम इसको डिटेल में बात कर दिए। हालांकि ये बोनस चैप्टर था ही। समझ में आई बात? नेक्स्ट वीक फाइनल अकाउंट ऑफ द कंपनीज पढ़ाए जाएंगे। तो जो नालायक हो, नहीं आए तो मतलब ये इसको नहीं देख रहे तो बता दो, नहीं आ रहे क्लास, उनको बता देना है कि नेक्स्ट वीक फाइनल अकाउंट होने हैं, ठीक है। दिस इज द थिंग्स। लेकिन वो सब 3-3 4-4 क्लास में खत्म होने हैं। 3-3 2-2 3-3 3-3 बस। उसको उतना इम्पोर्टेंस। फाइनल अकाउंट कंपनी ऑब्वियसली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन मतलब क्योंकि वो सबको जल्दी जल्दी खत्म किया जाएंगे। देखो नेक्स्ट डेट, तो रिडेम्पशन फिर से अगर कोई डिफिकल्टी आपका होगा तो आप करोगे कमेंट, तुरंत करोगे, 1 2 3 4 कर दोगे, हम समझ जाएंगे। तो पार्टिकल ऑफ प्रेफरेंस को पहले तो क्या होगा, आप तो कर दोगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल कर दोगे, हो गया। और ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, कुछ एक पार्टली पेड है 8 और बाकी सब फुल्ली पेड है, तो इसको इग्नोर मार दो, छोड़ो। नोट लिख दोगे, जो पार्टली पेड ऑफ शेयर है उनका रिडेम्पशन नहीं होना है, जो फुल्ली पेड है उनका रिडेम्पशन होना है। बहुत ईजी है, आप सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ही काम करोगे, यही बात है। समझ में आई बात? तो यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपकी सेल्फ असाइंड है, ठीक है। इस पर क्या बात चर्चा करेंगे? 70 पेड अप हुआ है। प्रेफरेंस शेयर अकाउंट, जो प्रेफरेंस शेयर है वो 70 पेड अप है। आप उसको कॉल करके एक बार पेमेंट कर दोगे तो उसका आंसर दिखा दे रहे हैं, सवाल दिखा दे रहे हैं, ये आपकी सेल्फ असाइंड है। या तो बाद में अवेलेबल हो जाने हैं, या तो आप फिर अभी अभी उसको देख करके भी काम कर सकते हो। क्लास स्टिल कंटिन्यू होने हैं, समझ रहे हो? हम जब भी आते हैं हमेशा 1 घंटा 1.5 घंटा के लिए। अभी प्रेफरेंस शेयर खत्म हुआ है, अभी डिवेंचर स्टार्ट होने हैं, बहुत जल्दी, आज ही खत्म होने हैं, ठीक है। तो ये सवाल है आपकी, ठीक है। आप जैसे कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो अभी, कैसा जो भी सिस्टम है आपके पास, या तो फिर ये अवेलेबल होने हैं, और ये आपका आंसर भी है, सेम है। प्रैक्टिस के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फाइनल को टी होना है, ठीक है। और थोड़ा बहुत बैलेंटेड बनाने के लिए भी कहा गया है। दिस इज द थिंग। अच्छा दिखा देते हैं, ये क्वेश्चन है, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। फिर ये जनरल एंट्री है, ये जनरल एंट्री है, जैसे आप कर सकते हो कॉपी करो, या तो फिर बाद में अवेलेबल होना है। बैलेंस शीट है, नोट्स पे अकाउंट से, थिंग्स रिजर्व सरप्लस है, ये समरी दिया हुआ है, ठीक है ना। यही बात है, आप पढ़ लोगे, उसमें क्या। मार तो कॉपी, उतना तो दिमाग होना चाहिए आपके पास, करो जैसे करना कॉपी। नेक्स्ट, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, सॉरी रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। सो विद दिस रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर इतना था, और जहां जो कुछ था
पहले देखो कुछ एक चीज होता है, ऐसा तो सरकार कह रहे हैं सेल्फ स्टडी अब सिस्टम हो गया, लेकिन फिर क्या होता है, हम सब कुछ बता दे रहे हैं, फिर भी, समझ रहे हो, फिर हमेशा लगता है इनसफिशिएंट इनसफिशिएंट। भाई खुद क्या करोगे, क्यों कह ले मतलब बैचलर ऑफ कॉमर्स आपको कहा जा रहा है, समझ में आई बात। बैचलर दैट मीन्स कि यू हैव दैट लिटिल बिट इंटेलिजेंस, यू आर यंग, दैट मीन्स यंग। इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स का दैट मीन्स यू आर द एंट्रांस, यू आर द किड्स चाइल्ड्स, दैट मीन्स कि अभी एंट्री किया हो। इंटरमीडिएट का मतलब वही होता है, एंट्री किया हो। बैचलर का मतलब अभी यंग हो। मास्टर ऑफ कॉमर्स का मतलब यू नो एवरीथिंग ऑफ द कॉमर्स, समझ में आई बात। हालांकि ऐसा होता नहीं है लेकिन माना जाता है। तो दैट से आप खुद से थोड़ा बहुत अब बता कर देख करके पढ़ना चाहिए आपको, तब जाकर के क्रिएटिविटी आपकी डेवलप होगी। सो नेक्स्ट ग्रेडेशन ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर्स की बात वही करेंगे, तो हम यहाँ पे समझेंगे कि डिवेंचर्स क्या चीज होता है। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जैसे पढ़ रहे थे हम CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, क्या वैसे भी कुछ रिजर्व बनाए जाते हैं डिवेंचर के लिए, यस डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व उसको हम कहेंगे, ठीक है। फिर क्रिएशन ऑफ डिवेंचर रिजम्पशन फंड, मतलब इन्वेस्टमेंट कैसे बनाएंगे उसके ऊपर है। फिर वेरियस मेथड्स क्या है डिवेंचर्स को रिडेम्पशन करने के लिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या हो सकते हैं उसके ऊपर प्रॉब्लम हम दिखा देंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे 4 मेथड्स हैं। देखिए अभी फिर से वही बात नहीं बताया जाएगा कि डिवेंचर क्या होते हैं, डिवेंचर के टाइप्स क्या होते हैं। बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहेंगे, आपके आज पूरा चैप्टर फिनिश होने वाला है, समझ में आई बात। दिस इज द थिंग्स। तो डिवेंचर्स की रिडेम्पशन करने के लिए मेथड्स क्या हो सकते हैं, या तो बाय पेमेंट ऑफ लमसम, मतलब एक साथ आप दे सकते हो, 100 रुपए की डिवेंचर आपके पास है, ठीक है। तो 100 इंटू मान करके चलो, एक काम करते हैं, 100 इंटू 1000, 1000 नंबर्स, 100 एक डिवेंचर। इसको 5 साल बाद जाकर के आप एक साथ पेमेंट कर सकते हो गया पेमेंट इन लमसम। बाई पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, ये जितना पैसा हुआ 1 लाख हुआ, इसको डिवाइड कर दो 5 साल में, तो कितना हो रहा है 20,000। 20,000 इंटू 5 किस्तों में दे सकते हो, 1 2 3 4 5 किस्तों में दे सकते हो। बाई परचेज इन ओपन मार्केट, भाई आप कंपनी हो, समझ में आई बात। तो डिवेंचर होल्डर कहाँ पे घूम रहे हैं, मार्केट पे घूम रहे हैं। तो आप क्या करोगे, आप ही का ही जो डिवेंचर होल्डर है वो किसी और को बेच देते हैं, XYZ, समझ में आई बात। तो अभी क्या करो, किसी और को वो बेच रहे हैं, आप क्या कह रहे हो, हमको दे दो, समझ में आई बात। दिस इज द थिंग। क्योंकि जब रिडेम्पशन का कोई आपका अभी टाइम नहीं है, कोई प्लान नहीं है, या तो लिखा नहीं है आपकी सर्टिफिकेट में कि अभी रिडेम्पशन होगा करके बाद में होगा, तो आप होशियारी करके क्या कर सकते हो, आपके पास अभी इतना पैसा है, इतना रिजर्व सरप्लस है कि खुद की डिवेंचर खरीद सकते हो। तो मार्केट से खुद की डिवेंचर खुद ही खरीदोगे मार्केट प्राइस में, समझ में ये बात। अब खुद का डिवेंचर खुद खरीद लोगे का क्या मतलब हुआ, जब डिवेंचर मार्केट में था वो आपका लाइबिलिटी है, क्या पता है आपको डिवेंचर का मतलब क्या होता है, लोन प्रोवाइडर। वही तो आपको सीखना पड़ेगा, डिवेंचर का मतलब क्या होता है, लोन प्रोवाइडर, बिकॉज डिवेंचर होल्डर्स हैव इन्वेस्टेड देयर मनी एज अ लोन टू द कंपनी, सो दैट्स अब क्या है, वो लोन प्रोवाइडर थे वो लोग। तो आपका लोन क्या कर रहे हो, आप ही खरीद लिए, तो क्या हुआ, कैंसिल हो गया ना। आप जैसे उनको पैसा देते हो और आपका लाइबिलिटी आप आपके पास ले आते हो, पैसा देते हो, तो लाइबिलिटी खत्म हो गया। फिर बाद में जाकर के उसको ऑन डिवेंचर कहा जाते हैं, ऑन डिवेंचर को फिर कैंसिल कर दोगे। एक बार ऑन डिवेंचर को परचेज करोगे फिर कैंसिल कर दोगे, तो ओपन मार्केट से परचेज कर सकते हो। या तो अगर कन्वर चीटिज्म, आप याद है क्या पहले, डिवेंचर कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो डिवेंचर 2 प्रकार के होते हैं, आप याद है कि नहीं आपको, एक तो कन्वर्टिबल, एक तो नॉन कन्वर्टिबल, है कि नहीं बाबू। तो जो कन्वर्टिबल डिवेंचर है वो क्या होते हैं, जाकर के बाद में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आप उनको टाइम दे रखे हो 5 साल, 5 साल के बाद उनको कह रहे हो बाबू जितना आपके पास डिवेंचर है तो वो सब सारे के सारे आप मालिक बन जाओगे, ठीक है। तो 5,000 फिर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो डिवेंचर हो जाएंगे डेबिट, इक्विटी शेयर हो जाएंगे क्रेडिट। तो आपके पास कुल 4 तरीके हैं, याद रखिए आपको, ये 4 मार्क का सवाल होता है, ठीक है। आप खुद से लिखोगे, इसमें एग्जाम्पल देना है, बताए तो सारे के सारे एग्जाम्पल पे होता है, यही तो नोट है। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, आगे देखो। तो इज द थिंग डिवेंचर, वही पहले पता थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया। डिवेंचर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, आपको पता होना चाहिए कि ये डेब्ट को एक्नॉलेज करता है, जिसमें लिखा होता है कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट आपको देने हैं। सबसे पहले रखो गवर्निंग एक्ट सेक्शन जो है, जो गवर्निंग सेक्शन है डिवेंचर का, यहाँ पे याद रखने वाला है 71, ठीक है। तो सेक्शन 71 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इज द मेन एंड गवर्निंग सेक्शन ऑफ द डिवेंचर, ठीक है। तो 71(1) में वो कह रहा है कि कंपनी जो डिवेंचर इशू कर रहे हैं उसका एक ऑप्शन हो सकता है, डिवेंचर शेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं, या तो होली या तो पार्टली, ऐसा भी रूल हो सकता है। अगर होता है तो वो ऑटोमेटिकली रिडम्पशन हो गए कि नहीं बाबू। आपके पास एक लाइबिलिटी था, उसका नाम है डिवेंचर, वो जाकर के शेयर्स बन गए, ये हो गए ओनर, तो आपका लाइबिलिटी अभी मालिक में कन्वर्ट हो गए, तो आपका लाइबिलिटी वैसे ही खत्म हो गया, उसको भी माना जाता है रिडेम्पशन।
सो कोई भी उपाय में अगर आपकी कोई ऑब्लिगेशन पे ऑफ हो जाता है तो उसको रिडेम्पशन कहते हैं। ठीक है, ये पहले से भी हम इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं। कोई भी आपका ऑब्लिगेशन किसी भी तरीके से अगर कैंसिल हो जाते हैं तो उसी को कहा जाता है रिडेम्पशन। नेक्स्ट रीड हम अगर देख सकते हैं, तो प्रोवाइडेड दैट की डिवेंचर विद एन ऑप्शन टू कन्वर्ट होली और पार्टली शुड बी स्पेशल रिजर्वेशन जीआर में, जीएम में पास करोगे तो एसआर पास करोगे जीएम में, ठीक है, तो फिर हो जाएंगे आपकी ये बात रिडेम्पशन। फिर क्या करे, कंपनी डिवेंचर इशू कर सकते हो जो कि वोटिंग राइट्स नहीं होने चाहिए उनके पास। समझ में आई बात? नो कंपनी कैन इशू डिवेंचर विद वोटिंग राइट्स नहीं होना चाहिए। फिर डिवेंचर कह रहा है इशू ऑफ द कंपनी शुड बी क्रिएटेड रिजम्पशन आउट ऑफ द प्रॉफिट्स कंपनी अवेलेबल फॉर। अब डिवेंचर की बात आ गया रिडेम्पशन। एक बार बता दे रहे थे कि 71 सेक्शन में क्या लिखा है। 71(4) में जब आ जाते हैं वो कह रहे हैं कि डिवेंचर रिडेम्पशन कर सकते हो लेकिन आउट ऑफ प्रॉफिट सबकी फंडिंग होनी चाहिए, आउट ऑफ प्रॉफिट फंडिंग होनी चाहिए, और ये सारे के सारे प्रॉफिट फ्री होने हैं। फ्री रिजर्व क्या होता है वो अभी तक हम आपको बता चुके हैं, वो होते हैं जिसको डिविडेंड के हिसाब से बांट दिए सकते हैं। समझ में? प्रॉफिट्स विच आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज द डिविडेंड आर कॉल्ड द फ्री रिजर्व्स और फ्री प्रॉफिट्स। फ्री प्रॉफिट्स आप हटा सकते हो, ठीक है, वही बात है। फिर सच डिवेंचर शुड बी यूटिलाइज्ड बाय द कंपनी फॉर द पर्पस देन द रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये बात है। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर में आगे देखो, डिवेंचर यूजुअली रिडीम हो सकता है आइदर रिडेम्पशन इन कैश और कन्वर्टिबल आफ्टर पीरियड, या तो आप पैसा उनको दे दोगे रिडेम्पशन हो गए, या तो कुछ एक टाइम पीरियड के बाद जाकर के वो शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो भी रिडेम्पशन हो गए। समझ में ये बात? यही बात है, ठीक है। फिर क्या होता है, बहुत इजी बात है। पहले सपोज आप किसी से क्या किए थे, जमीन एक उधारी में लिए थे, समझ में? ये जो प्लॉट है ये आप उधारी में लिए थे। आप क्या कर रहे हो पता है आपको? आप कह रहे हो देखिए सुनिए, आप आ जाओ हमारे कंपनी में मिलके काम करते हैं, आप बन जाओ ओनर, तो ये प्लॉट हमारा हो गया ना, तो लाइबिलिटी खत्म। दिस इज द थिंग। तो जब कन्वर्ट हो जाते हैं डिवेंचर्स शेयर्स में तब रिडेम्पशन हो गया ऑटोमेटिकली। इसको इम्प्लाइड रिडेम्पशन कहते हैं, ठीक है, आगे नहीं जाना है आपको। रिडेम्पशन डिवेंचर हो सकते हैं एक फिक्स पीरियड के बाद, फिक्स्ड पीरियड जो कि सर्टिफिकेट में लिखना चाहिए। ऐसा आपको मनमर्जी नहीं कि कल कर देंगे, परसों कर देंगे, बात कर देंगे, अरे रुको यार थोड़ा 2 दिन, नॉट लाइक दैट। आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, सर्टन नंबर ऑफ ईयर्स जो कि आपके इशू के टाइम पे डिसाइड होने चाहिए, एक स्पेसिफाइड नोटिस दे करके करोगे काम, या एनुअल ड्राइंग, ठीक है, या फिर एनुअल ड्राइंग के ऊपर कर सकते हो इंस्टॉलमेंट, वही बात। कंपनी खुद का डिवेंचर खरीद सकता है जब वो अपना कन्वीनियंट हो, ओपन मार्केट से कभी भी खुद का डिवेंचर खरीद सकता है, ठीक है ना। जब डिस्काउंट में चल रहा है डिवेंचर्स, देख रहे हैं कि लोगों डिस्काउंट में है, तो स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी खरीद सकते हैं जिसके कि कंपनी को थोड़ा फायदा हो जाने हैं और बाद में जाकर के उसको कैंसिल कर देने हैं। दिस इज द थिंग, अंडरस्टैंड द पॉइंट? लास्ट वाला पॉइंट समझ में आया? अभी देखो क्या हुआ कि जो डिवेंचर्स है ये हमारा कंपनी, तो मार्केट में डिवेंचर्स हमारा फेस वैल्यू जो था, फेस वैल्यू छोड़ दीजिए, 1,000 रुपया था मान करके चलो, लेकिन मार्केट में ये 1,000 रुपए के आसपास मिल रहे, 1,000 रुपए 1,010 में मिल रहे, या तो फिर 1,000 रुपए से भी कम 990 हो गए मार्केट में। समझ में आई बात? क्योंकि लोगों को और मतलब यहाँ पे बहुत अच्छा कंपनी का फ्यूचर नहीं है, लोग देख रहे हैं, कुछ हो सकता है, या फिर इंटरेस्ट टाइम पे नहीं मिल रहा है, तो ये डिस्काउंट में डिवेंचर मिल रहे हैं। अभी कंपनी के पास मौका है, थोड़ा सा पैसा है, तो कंपनी उसको खरीद लेगा। मतलब खुद का जितना सर्टिफिकेट इशू किया था उससे भी कम मिल रहा है, किसी और को बेच देते, अच्छा होगा कि कंपनी ही खरीदेगा, तो फायदा हो गया ना। डिस्काउंट में जब चल रहा होगा मार्केट में तो कंपनी खरीद लेता है, फिर खरीद के बाद में क्या होता है, उस डिवेंचर को कैंसिल करवा देते हैं, सबसे अच्छी वाली बात है। फिर आगे देखो, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्या चीज होता है, DRR। समझ में आई बात? तो हमेशा देखो कहाँ से पैसा मिलेंगे आपको, थोड़ा सा रिजर्व रखोगे तब ना पैसा में। लेकिन CRR की कॉन्सेप्ट पूरा अलग है, DRR की कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक है, ये दोनों अलग चीज है। तो अभी के लिए CRR थोड़ा जो समझाए उसको छोड़ दो, अब DRR की बात करते हैं। सबसे पहले बात देखो, डिवेंचर रिडेम्पशन में सिर्फ एक ही बात है, DRR, और एक तो है DRRI। समझ गए? डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टर, दो को आप समझ गए, सवाल खत्म, वहीं पे सवाल खत्म, ठीक है। तो समझते हैं डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्या चीज है। एक कंपनी जब डिवेंचर इशू करता है वो DRR बनाना पड़ता है, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाना पड़ता है। उसके प्रॉफिट से हर एक साल उसके प्रॉफिट से थोड़ा थोड़ा जो कि डिविडेंड की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर सकता था, दैट मीन्स की फ्री प्रॉफिट, उस फ्री प्रॉफिट से हटा करके एक यहाँ पे हमारा मतलब वो जो पिग्गी वाला, पिग्गी बैंक देखो कि नहीं, जो हुंडी होता है उसको बनाना पड़ जाएगा। समझ में आई बात? एक मटका बनाना पड़ जाएगा, इसका नाम होगा DRR। और ये कहाँ से पैसा आने हैं, हर एक साल की प्रॉफिट से। समझ में आई बात? हर एक साल की प्रॉफिट से थोड़ा 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 इस मटका में पैसा आ जाने हैं, अंडरस्टैंड?
फिर ये प्रॉफिट से काट करके आप बनोगे, ये है डिवेंचर रिडेम्पशन। इसका पर्पज क्या है बता रहे हैं। ये अरेंजमेंट कंपनी को ये देगा कि सफिशिएंट आपके पास पैसा होगा कल सुबह जा करके जब आप कंपनी में पेमेंट करने के लिए सोच रहे हो डिवेंचर्स को। यही बात है, समझ में आ गया। प्रॉफिट से आप रखोगे रिजर्व, इस रिजर्व से 5 साल बाद जाकर के आप आराम से डिवेंचर को दे सकते हो पैसा, ठीक है ना। नहीं तो क्या होगा, मान करके चलो 50 करोड़ डिवेंचर आपको रिडेम्पशन करना है, कब? 5 साल के बाद, 5 ईयर्स के बाद। अभी इस जगह पे आप खड़े हो, समझ में आई बात? इस जगह पे आप खड़े हो, 5 साल के बाद जाकर के आपको 50 करोड़ चाहिए। भाई जिस दिन आ जाएगा ड्यू डेट, उस दिन 50 करोड़ ढूंढने से कहां से मिलेगा? कंपनी कैन नॉट फंड दिस मच ऑफ मनी ऑन ए सिंगल डे। दैट्स व्हाई यू हैव टू सेव मनी ईयर टू ईयर, ईयर टू ईयर, ईयर टू ईयर। तो आपको हर एक साल डीआरआर में पैसा लगाना होगा। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, अब समझ में आएगा डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्या है। ए रिजर्व इज क्रिएटेड विद एन इंटेंशन टू रिडेम्पशन ऑफ द डिवेंचर बाय सेटिंग असाइड फ्रॉम द प्रॉफिट एवरी ईयर। समझ में आई बात? इसको कहते हैं डीआरआर अकाउंट, और ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो होता रहेगा, ठीक है। प्रॉफिट काटोगे डीआरआर में डालोगे, वही बात, सिंपल है। आगे देखो, जो भी अप्रोप्रिएट अमाउंट माना जाएगा प्रॉफिट से हर एक साल डीआरआर के खाते में लगा दिए जाएंगे, एंड ये इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे, उसका नाम हो जाएगा डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट और डिवेंचर रिडेम्पशन फंड, ठीक है। बहुत ही चीज ध्यान से रखो। पहले तो प्रॉफिट जो है आपके पास, एक 100 रुपया मान करके प्रॉफिट हो गया, तो यहाँ पे 20 रुपया काट दोगे, प्रॉफिट बचा कितना? 80। ये जो 20 काट दिए ये कहाँ पे आ जाने हैं? डीआरआर के अकाउंट में आ जाने हैं, समझ जाओ। डीआरआर के अकाउंट में ये प्रॉफिट आ जाने हैं, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। फिर ये डीआरआर के अकाउंट में रहेगा तो क्या फायदा होगा? कंपनी के पास, अपने पास ये जो 20 रुपया है, 20 टका है, ये 20 टका अगर कंपनी के पास पड़ा रहेगा तो क्या फायदा होगा? पैसा वैसे का तो बच्चे बच्चे होते नहीं है, परिवार तो होगा नहीं, फिर बात क्या है, वो बढ़ेगा कैसे? फायदा क्या है? अपने पास पैसा ही पड़ा रहेगा, कोई तो मतलब ही नहीं है, उनका तो रिप्रोडक्शन होता नहीं है। बाबू क्या करोगे? इसको कहीं इन्वेस्ट कर दो, उससे अच्छी बात है कि बैंकों में उसको इन्वेस्ट कर दो। इससे अच्छे तरीके से आप समझ जाओगे, समझा देंगे तो फिर बुक थोड़ी समझा सकता है आपको इतना तरीके से, समझ रहे हो कि नहीं बात। इस 20 टका को क्या करोगे? कहीं पे अच्छी, जहां पे रिस्क नहीं है, सोचो, जहां पे रिस्क नहीं है, या तो गवर्नमेंट फंड में या फिर कोई एक ऐसा बैंक होगा जहां पे रिस्क नहीं है, उस वाला फंड पे इन्वेस्ट कर दो। कुछ नहीं तो 5% का ब्याज तो मिल जाएगा। तो ये डीआरआर अकाउंट में जो डीआरआर आई जो बनाएंगे, तो ये डीआरआर अकाउंट होता है। अब जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका नाम होता है डीआरआर आई अकाउंट। लेकिन ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचो, तो डीआरआर आई अकाउंट इज एन एसेट। एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो क्या है? एसेट। लेकिन एक फंड क्या होता है? लाइबिलिटी। तो ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड रहेंगे या एसेट साइड रहेंगे? तो जितना लाइबिलिटी साइड में डीआरआर अकाउंट दिखाई देगा, उतना एसेट साइड में डीआरआर आई अकाउंट दिखाई देगा। अब आप पूछोगे सर अगर डीआरआर का पैसा इन्वेस्ट हो गए तो फिर तो डीआरआर खत्म हो गया ना? नहीं रे बाबू, कैपिटल का पैसा में एसेट खरीदोगे तो कैपिटल खत्म हो जाता है क्या? कैपिटल भी उतने रहता है, एसेट भी उतने रहता है। इसलिए तो कह रहे फंड और कैश की बात समझ जाओ। जितना कैपिटल होता है उतना कैश होता है। क्यों? क्योंकि लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट हमेशा। समझ में आई बात? पैसा एक अलग चीज होता है, कैश से एसेट खरीदोगे तो कैश खत्म होगा, लेकिन कैपिटल खत्म नहीं होगा, लाइबिलिटी खत्म नहीं होगा। समझ में आई बात? देखिए इसमें चर्चा करने के लिए आइए, आपको जो कॉन्सेप्ट है पहले सबको समझ जाना चाहिए था, नहीं समझे तो आज बताते रहे। समझ में आई बात? इस तरफ यहाँ पे कैपिटल होता है, इस तरफ एसेट्स होते हैं। समझ में आई बात? तो जितना कैपिटल पहले आप इक्विटी शेयर से मतलब रेज किए हो, उसमें क्या करोगे? उसमें प्लांट एंड मशीनरी खरीदोगे, बिल्डिंग्स खरीदोगे, फर्नीचर खरीदोगे। समझ में आई बात? तो इसे खरीदने से कैपिटल कैसे खत्म हो जाता है क्या? नहीं, जितना कैपिटल होता है उतना एसेट होता है। समझ में आई बात? खत्म क्या होता है? कैश खत्म हो जाता है। तो कैश ठीक है खत्म होगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है? अब समझ में आई बात? फंड जितना एसेट उतना, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं लाना है। तो ये बात है। तो डीआरआर से फिर डीआरआर आई बन जाएगा। डीआरआर के खाता में जितना पैसा पड़ा हुआ है, आसपास कोशिश किया जाता है कि उतना डीआरआर इन्वेस्टमेंट हो जाए। होने से क्या फायदा है? क्योंकि पैसा कंपनी पास रहेगा तो कोई फायदा नहीं है, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा तो 2 पैसा कमाई हो जाएगा। ये 5% का जो इंटरेस्ट मिलेगा फिर से वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। तो ये धीरे धीरे ग्रो होता रहेगा, हमारा इन्वेस्टमेंट ग्रो होता रहेगा। पूरा कहानी आपको समझ में आ रहा है? जैसे ही इन्वेस्टमेंट थोड़ा थोड़ा ग्रो होता रहेगा, लास्ट में जो 5 साल बाद हमको रिडेम्पशन करना है, तो ये जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट है डीआरआर आई अकाउंट, इसको हम बेच देंगे, फिर से पैसा आ जाएगा। सोचो, पैसा से डीआरआई था, फिर डीआरआई से पैसा हो जाएगा, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट, ठीक है। उसमें से फिर से पैसा आ जाएगा और उसको हम डिवेंचर होल्डर्स को पैसा दे देंगे। पूरा थियरी समझ में आ गया? इसी को ही आपको लिखना है।
ठीक है। और ये जो डीआरआर अकाउंट था, ध्यान से देखो, ये जो डीआरआर अकाउंट था मतलब डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, ये कौन से साइड में था? लाइबिलिटी से था। तो प्रॉफिट से हटा करके डीआरआर अकाउंट बनाए थे, फिर से डीआरआर से प्रॉफिट बना देंगे जब पर्पज कंप्लीट हो जाएगा, जब डिवेंचर रिडेम्पशन हो जाएंगे। तो प्रॉफिट से डीआरआर बना था, फिर डीआरआर से प्रॉफिट को वापसी क्या लगा देंगे। समझ में आई बात? तो प्रॉफिट का अकाउंट तो नहीं रहता है, अकोमुलेटेड प्रॉफिट को जीआर कहा जाता है, जनरल रिजर्व के अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है भाई, जनरल रिजर्व सरप्लस जो भी सुने वो सारे के सारे प्रॉफिट ही होता है, वो अकोमुलेटेड प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो वही बात है। फिर आगे देखो, तो लास्ट साल में जा करके ये हम बता चुके हैं ऑलरेडी। फिर क्रिएट डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाओ, ये कौन सा लॉ में लिखा हुआ है? कहीं पे लिखा हुआ है? ऐसा तो लोग बनाएंगे नहीं, कहीं पे लिखा होना चाहिए। तो फिर 71 कंपनीज एक्ट की सेक्शन कहता है कि एक रिक्वायरमेंट है, आप डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाओ, तो ये ऑप्शनल नहीं है। उसका मतलब क्या हो गया? ऑप्शनल नहीं है, ये कंपलसरी है। लॉ कह रहा है आप बनाओगे ही बनाओगे। ठीक है, तो 71 में बात यही है, कंपनी जहां पे डिवेंचर इशू किया है, जो भी कंपनी डिवेंचर इशू किया है वो एक तो रिजर्व अकाउंट भी बनाएगा, क्योंकि कल सुबह जाकर के हो सकता है उसको पैसा नहीं मिलेंगे, और प्रॉफिट से ही रिजर्व में फंड ट्रांसफर करते रहोगे। समझ में आई बात? वो प्रॉफिट आपकी प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड होने चाहिए। मतलब फ्री रिजर्व जो है उसी को ही हर एक साल आप पैसा करो, हर एक साल ट्रांसफर करते रहोगे। ठीक है, फिर लिखा हुआ है कि जितना अमाउंट क्रेडिट हुए हैं डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में, वो किसी और पर्पज के लिए यूटिलाइज नहीं हो सकते हैं। तो वंस प्रॉफिट से एवरी ईयर, समझ में? एवरी ईयर एक पैसा जाएगा कहाँ पे? इस मटका का नाम है हमारा डीआरआर अकाउंट। ये डीआरआर अकाउंट सिर्फ और सिर्फ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स के लिए ही यूटिलाइज होगा, इसको हम पिकनिक नहीं बना सकते हैं। समझ में आई बात? अगर इसको अदरवाइज यूटिलाइज कर दिए तो डिवेंचर को कल पैसा नहीं मिलेगा, फिर अगर कंपनी लिक्विड होता है या फिर क्राइसिस होता है, फिर तो लाइबिलिटी का पैसा नहीं मिलेगा। सो हमेशा लो जो लाइबिलिटी होल्डर्स, मतलब जो डिवेंचर होल्डर हैं, जो लोन प्रोवाइडर है, उनकी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। समझ में आई बात? उनको प्रोटेक्ट करता है। कल जाकर के कंपनी फाइनेंस वीक हो गया तो इनको पैसा नहीं मिलेगा ना। दैट्स वाई डीआरआर को आप अदरवाइज यूटिलाइज नहीं कर सकते हो। कंपनी इंटरेस्ट, कंपनी शुड पे इंटरेस्ट रिडीम डिवेंचर इन अकॉर्डेंस, जितना जो टर्म कंडीशन होगा उसके हिसाब से इंटरेस्ट भी दोगे, डिवेंचर रिडेम्पशन भी करोगे। हाँ, यहाँ पे एक तो छोटा बात है, बुक में नहीं लिखा है, जिस दिन आप डिवेंचर रिडेम्पशन करने जा रहे हो ना, सबसे पहले इंटरेस्ट पे करोगे। सबसे पहले इंटरेस्ट पे करोगे। मान करके चलो 2 साल का बाकी था, उसके लिए तो फाइन पेनल्टी लगेगा कंपनी को, वो तो अलग बात है। तो इंटरेस्ट आप पे नहीं किए तो सबसे पहले इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, उसके बाद जाकर के उनका कैपिटल पे करोगे। समझ में आई बात? नहीं तो फिर कंपनी लोग ठग देंगे। समझ रहे हो बात? आगे कंपनी जहां पे फेल हो जाता है रिडेम्पशन करना डिवेंचर को मैच्योरिटी के डेट में, समझ में आए, या फिर इंटरेस्ट देना जहां पे फेल हो जाता है, तो यहाँ पे लॉ उनको पेनल्टी दे सकता है। एप्लीकेशन देना पड़ेगा या तो डिवेंचर होल्डर में या फिर डिवेंचर ट्रस्टी जो बना था, बताए थे ना, डिवेंचर होल्डर जहां पे आ गए, क्योंकि उन लोग का प्रोटेक्शन करने के लिए एक ट्रस्ट बनाया जाता है। जो भी डिवेंचर का ट्रस्टी रहेंगे, वो उन पार्टी को कोर्ट एक बार सुन करके वो ऑर्डर दे सकते हैं कि कंपनी रिडीम करो डिवेंचर्स। समझ में? प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पे करो, नहीं करोगे तो फाइन पेनल्टी है। अंडरस्टैंड? उसके लिए कंपनी लो देख लो। तो इन्वेस्टमेंट ऑफ डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अमाउंट, तो जितना डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व है हमारे पास, अब जो मटका बन गया, वो सिर्फ और सिर्फ अगर हमारे पास ही रहेगा, डीआरआर अकाउंट हमारे पास रहेगा, तो फिर तो जैसे बताए पैसों का तो मतलब परिवार घर संसार होता नहीं, तो पैसा बढ़ेगा किससे? हमारे पास 5 साल पड़े रहेगा तो क्या फायदा? उससे अच्छा है कि बैंक में डाल दो, एफडी कर दो। हाँ, सबसे बढ़िया बात है एफडी कर दो, 10% का कमाई तो उसके ऊपर हो जाएगी। फिर उस पैसे से फिर से क्या करोगे? वो डिवेंचर इन्वेस्टमेंट में डाल दोगे, जितना इंटरेस्ट होता है फिर से प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है कि नहीं? ऐसा कर दो, अच्छा फायदा होगा। तो वही कह रहा है कि आप क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे। यहाँ पे कोई रूल, यहाँ पे 18, कौन सा रूल ना, कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल्स के हिसाब से 2019 शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल्स के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे 18 रूल यही कहता है कि जितना भी एनबीएफसी है, एचएफसी है, लिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी है, जो कि एनबीएफसी एचएफसी नहीं है, सारे के सारे इन्वेस्टमेंट करो भाई। वही बात है। ठीक है, एनबीएफसी का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, एचएफसी का मतलब होता है हाउसिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। जितने लिस्टेड कंपनी है स्टॉक एक्सचेंज में, ऑल अनलिस्टेड कंपनी विच आर एनबीएफसी एचएफसी नहीं है, मतलब लिस्टेड अनलिस्टेड एंड एनबीएफसी एचएफसी, बाकी के लिए नहीं कहा गया है। वो क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे? समझ में आई बात? वही बात लिखा हुआ है, कैसे करोगे?
ना, मान करके चलो कि आपकी इस साल की एंड में, मतलब 31 मार्च में, इस साल की एंड में मतलब 31 मार्च में आपको जितना डिवेंचर्स ड्यू हो रहे हैं, जितना मेच्योर हो रहे हैं डिवेंचर्स, उसका 15% अप्रैल 30 तक जमा हो जाने चाहिए। समझ में आई बात? तो यही बात है, यहाँ पे 31 मार्च में जाकर के 100 रुपए आपके ड्यू हो रहे हैं रिडेम्पशन के लिए। ठीक है ना? बता रहे हैं ना, या तो आप सिंगल लॉट में हो सकता है, या फिर हर एक साल भी डिवेंचर रिडेम्पशन हो सकते हैं, आपका मर्जी, इसमें लॉ कुछ नहीं कहता है। ठीक है? तो मान करके चलो इस साल के एंड में, इस साल के एंड में 100 रुपए ड्यू हो रहे हैं, तो उसका 15% मतलब 15 रुपए अप्रैल 30 तारीख तक जमा हो जाने चाहिए, इन्वेस्टमेंट हो जाने चाहिए। समझ रहे बात? कहाँ? एक तो शेड्यूल बैंक के खाते में, कोई एक शेड्यूल बैंक के खाते में, जहां पे उसमें कोई चार्ज और लियन नहीं होगा, कोई सिक्योरिटी नहीं होना चाहिए। समझ में आई बात? तो बिना सिक्योरिटी में, बिना चार्ज में, बिना वारंट में, अरे पेन को क्या हो रहा है यार, फालतू में इधर उधर। ओके, इट्स वर्किंग। हाँ, तो बिना इन्वेस्टमेंट में, नेक्स्ट वीक अनकम्बर्ड, ठीक है ना, अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटीज, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बिना सिक्योरिटी वाला, इतना कोई मतलब नहीं है, बिना मतलब है, बेमतलब है चीज है ये। तो गवर्नमेंट का बिना सिक्योरिटी वाला, समझ में, जिसके लाइबिलिटी जिसके अगेंस्ट में नहीं होता है, ठीक है ना, या फिर कोई चार्ज नहीं होता है, उसको अनएनकम्बर्ड कहा जाता है। तो गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का आपको पता है ही, बॉन्ड होता है, उसमें इन्वेस्ट कर दो, 6% ही मिलता है, लेकिन बहुत अच्छा है। क्यों? रिस्क फ्री है। तो आपके पास जितना पैसा है वो इन्वेस्ट कर दो गवर्नमेंट के पास, या तो कोई शेड्यूल बैंक के पास, सिक्योरिटी नहीं होना चाहिए भाई। फिर बिना सिक्योरिटी वाले ए और A to D, सेक्शन 20 ऑफ इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्टी एक्ट में लिखा है, इन अनकम्बर्ड ऑफ द कंपनी क्लोज 20 ऑफ देम ट्रस्ट एक्ट, वही चीज लिखा हुआ है, इस क्लोज में लिखा हुआ है, ये क्लोज में लिखा हुआ है, उसके हिसाब से आप करोगे। ठीक है? देखिए, बहुत सेक्शन अगर मतलब उसके अंदर तक भी नहीं लिख रहे हो कंपनी अकाउंट्स में, तो चलेगा, लेकिन लॉ में लिखना पड़ेगा। लेकिन आप गवर्निंग सेक्शन जो है 71, उसको याद रखने की कोशिश करो। ठीक है? इतना तक भी काफी है। आगे देखो, इन्वेस्टमेंट ऑफ डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अमाउंट, फिर क्या होगा, जो अमाउंट डिपॉजिट हुए हैं वो यूटिलाइज होने चाहिए सिर्फ और सिर्फ रिडेम्पशन पर्पज के लिए। ठीक है ना? जिस जिस साल मैच्योरिटी हो रहा है, मतलब जिस साल ड्यू हो रहे हैं, उस साल की रिडेम्पशन के लिए ही यूज होना चाहिए इन्वेस्टमेंट। वो जैसे ही बताए कि इस साल के एंड में जितना होना है उसका 15% कम से कम खाते में आपको चढ़ा देना चाहिए आपको। फिर पार्टली कन्वर्टिबल डिवेंचर है तो डीआरआर सिर्फ बनाओगे जितना नॉन कन्वर्टिबल पर्सन है, उसके हिसाब से काम करोगे। बहुत इजी बात है। यहाँ पे क्या लिखे गए हैं, 100 रुपए से इस साल के एंड में जा करके 20 तो कन्वर्टेड हो जाएंगे, तो इजी है ना। तो नॉन कन्वर्टेड कितना हुए, 80। तो हम किसके लिए काम करेंगे, 80 के लिए। इसके लिए आप इन्वेस्टमेंट रखोगे 15% मिनिमम। समझ में आइए, दिस इज थिंग, दिस इज व्हाट कॉल्ड मिनिमम। ऐसा नहीं होता है कि 15% इन्वेस्टमेंट रख करके चलने से आपकी काम हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। ये प्राइमरी लॉ है, उसके ऊपर एक्चुअली बहुत है, लेकिन अब चाहिए नहीं, इसलिए हम नहीं पढ़ रहे हैं। आगे देखो, तो ये द अमाउंट जितना भी डीआरआर हो रहा है वो यूटिलाइज होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ रिडेम्पशन के लिए। अलग अलग जगह में अलग अलग बार लिखे हुए हैं ना, तो आपको भी तो याद रहेगा, फायदा क्या है। तो देखो, जर्नल एंट्री क्या होना है भाई, सबसे इजी है, सबसे इजी है। पहला बात है, प्रॉफिट से आप डीआरआर को दोगे। समझ में आई बात? यही बात है, प्रॉफिट से आप डीआरआर को ट्रांसफर करोगे। क्या होना है, जिसमें पैसे आएंगे वो क्रेडिट, जहां से जाएंगे वो डेबिट। बहुत बात है, प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, डीआरआर अकाउंट क्रेडिट। ठीक है? फिर आगे क्या करोगे, वो डीआरआर के पैसा जो है, सॉरी, ये तो ये हो गया। फिर इन्वेस्टमेंट होना है, इसको भूल जाओ, ये लाइबिलिटी साइड की बात है। समझ में आएगा? फिर उसके पैसा जाकर के इन्वेस्टमेंट होना है। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, वो एसेट है। इन्वेस्टमेंट एक एसेट है, डेबिट हो जाएंगे। और इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा, जब बताया था ना आपको, कैपिटल नहीं जाता है। ना 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 ना, उस गलत में मत रहो। कैपिटल तो हमेशा उतना ही रहता है, इस लाइबिलिटी कभी कम नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा चला जाता है, लिक्विडिटी शॉर्ट हो जाता है। ठीक है? तो ये तो एक एसेट है, उसलिए डेबिट हो जाएगा, और कैश गोज आउट क्रेडिट हो जाएंगे। ये याद रहेगी आपको। प्रॉफिट से हटा करके डीआरआर में डालना है, तो सबसे पहले डीआरआर में डालना है, तो डीआरआर क्रेडिट, प्रॉफिट डेबिट। फिर डीआरआर आई बनाना है, डीआरआर आई, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट एक तो क्या है, एसेट है। समझ में? एसेट अकाउंट डेबिट, पैसा खाता क्रेडिट। फिर आगे जाकर के हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट मान करके चलो कि अब मिल गया, इन्वेस्टमेंट किए हैं बैंक में, बैंक में हमारा इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है जिसका नाम है डीआरआर आई, इस पे इन्वेस्टमेंट मिल गया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट होना है भाई। बैंक अकाउंट डेबिट है, और इंटरेस्ट ऑन डीआरआर, ये जो इन्वेस्टमेंट है उसका नाम हम देंगे डीआरआरआई। तो उस पे इंटरेस्ट हमको मिल जाना है, तो ये क्या हो गया, इनकम। और आपको पता है इनकम क्रेडिट होता है, कैश कम्स इन डेबिट।
फिर बाद में क्या होता है, सारे के सारे इनकम लॉस जा करके पीएल अकाउंट को ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये क्रेडिट था, अभी ट्रांसफर हो जाएंगे तो ये जो डीआरआर इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन डीआरआर डेबिट हो जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। समझ में आई बात? यही बात है। जैसे आप क्या कर रहे थे, डेप्रिसिएशन टू असेट होता था, लेकिन डेप्रिसिएशन एक लॉस है, ये क्या होगा, पीएल अकाउंट को ट्रांसफर होगा। तो बाद में जाकर के पीएल अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट होते हैं। तो याद क्या रहा आपको, जब भी कोई नॉमिनल अकाउंट आएगा, जब भी कोई नॉमिनल अकाउंट आएगा, सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट कभी ना कभी जाकर के पीएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो अगर वो डेबिट हुआ था पहले, अभी क्रेडिट हो जाएगा, पहले क्रेडिट हुआ था अभी डेबिट हो जाएगा, सबसे पहले अकाउंटिंग सहज है। ठीक है, तो ये क्रेडिट हुआ था, अभी ये चीज डेबिट हो जाने हैं, और पीएल अकाउंट इस हिसाब से क्रेडिट हो जाने हैं। जब भी येलो मार्क में मेरा नोट्स देखने को मिलेगा, वो होता है खुद की समझने के लिए नोट्स, ऑप्शनल है। समझ में आई बात? तो ये फैक्ट को हम देखेंगे तो इंटरेस्ट रिसीव जो हर एक साल हो रहा है कैश बैंक में, ये री इन्वेस्टमेंट हो जाता है। देखा जाए तो ये री इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो आप अगर आपको इच्छा है, ये आप कर सकते हो, डीआरआर अकाउंट इन्वेस्टमेंट में डाल सकते हो, नहीं है तो आप ऐसे छोड़ दोगे। ठीक है, तो अगर करते हैं तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगा ई में, वो कह रहे हैं जो इंटरेस्ट आपको मिला, ठीक है, तो आप एक ऐसा काम करो कि फिर उसको फिर से इन्वेस्ट कर दो डीआरआर के खाता में। बहुत इजी बात है। तो डीआरआर के खाते अभी क्या होगा, बढ़ेगा, वही बात है। तो डीआरआरआई अकाउंट और इंक्रीज हुआ असेट, वो डेबिट हो जाएंगे टू इंटरेस्ट ऑन डीआरआरआई अकाउंट। ये चीज समझ में आ गया शायद आपको, आप पढ़े हो पहले से, क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट आप पढ़े हो, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है कि नहीं। 100 रुपया का 10% में कितना इंटरेस्ट होगा, वो 10 रुपया। ये फिर से इसमें ऐड हो जाता है, कितना होता है 110। फिर उसका 10 रुपया 10% के हिसाब से बैच कितना हो गया 11 रुपए। तो 110 प्लस 11 121 रुपए, सो ऑन, है कि नहीं। उस तरह इंटरेस्ट जो मिला फिर से वो एसेट में इन्वेस्ट कर दो। तो अभी क्या होना है, एसेट बढ़ गया तो एसेट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डीआरआर अकाउंट। तो ये आपके ऑप्शन है, या तो ये कर सकते हो या तो ये कर सकते हो। सवाल में आपको नहीं कहा जाएगा अब क्या करो क्या नहीं, मर्जी आपका। बुक अलग अलग, ऑथर अलग अलग, हिसाब अलग अलग। सुनिए जो बता रहे हैं, जो लिखा हुआ है उस बुक में, जो आप पढ़ रहे हो, जो आपके पास है, जो देख रहे हो, दैट इज नॉट फाइनल, दैट इज नॉट मीन्स की एवरीथिंग। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, थिंग्स आर बियॉन्ड दैट, दैट इज बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट ऑफ समवन, सम पर्सन। Understand the points? By analyzing law, by interpreting the law, by watching the common practice of India, they thought that this should be gone in this way. Understand the point? This is the thing. तो फिर रिडेम्पशन के टाइम पे क्या होने हैं, आगे जाकर के रिडेम्पशन के टाइम में बहुत ईजी है। तो जहां पे डिवेंचर रिडेम्पशन करोगे, अभी आपके पास क्या है, ध्यान से सोचो, आपके पास इन्वेस्टमेंट है, बैंक में आप किए हो इन्वेस्टमेंट, कुछ मिनटों में क्लास खत्म होने वाला है, स्टे ऑनलाइन। तो आप इन्वेस्टमेंट किए हो टीआरआरआई, तो इस इन्वेस्टमेंट को जाकर के आप अभी क्या करोगे, बेच दोगे बैंक अकाउंट में, तब ना जाकर के पैसा मिलेगा आपको। बहुत सिंपल है। तो जब ये डीआरआरआई अकाउंट आप इन्वेस्टमेंट को जब बेच दोगे, तो क्या होगा, पैसा अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। एसेट बेच देने पर क्या होता है, बैंक टू एसेट, लाइक दिस। इन्वेस्टमेंट बेचने पर क्या होगा, बैंक टू इन्वेस्टमेंट। तो पैसा मिल गया ना आपको, 5 लाख 10 लाख 50 लाख जो भी थोड़ा मिल गए। देखिए सारे के सारे 100% फंडिंग नहीं होता है, 100% कैश अरेंजमेंट नहीं हो पाता है, कुछ पैसा तो लगेंगे। तो आपको लिक्विडिटी भी थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आगे देखो क्या करेंगे, डिवेंचर ड्यू फॉर रिडेम्पशन। वो अभी तक ये था प्री रिक्विजिट्स, प्री रिक्विजिट्स। अभी रिडेम्पशन का टाइम पे क्या होना है, पहले तो इन्वेस्टमेंट बेचेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ड्यू कर देंगे उनका रिडेम्पशन। तो क्या होने हैं, अगर प्रिफरेंस शेयर ड्यू हो रहा था तो प्रिफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर होता था। अगर डिवेंचर्स ड्यू होने हैं तो डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स। समझ में आई बात? इक्विटी शेयर कैपिटल की इक्विटी शेयर कैपिटल कहा जाता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहा जाता है, लेकिन डिवेंचर्स की कैपिटल को डिवेंचर्स अकाउंट कहा जाता है। जहां पे डिवेंचर्स अकाउंट कहा जा रहा है वो कैपिटल ही है। समझ में आई बात? सर डिवेंचर भी कैपिटल होता है, तो आप क्या समझ के रखिए, वो भी कैपिटल है। समझ में आई बात? जितने सारे लॉन्ग टर्म फंडिंग है सारे के सारे कैपिटल ही होता है, पूंजी, कहीं से भी आप व्यापार करें वो कैपिटल। तो इसको डिवेंचर्स अकाउंट ही कहा जाता है टू डिवेंचर होल्डर। तो कैपिटल कम हो रहे हैं इसलिए, कैपिटल कम हो रहे हैं इसलिए डेबिट हो गए, या तो लोन कम हो रहे हैं, लोन आता है तो क्रेडिट होता है, लाइबिलिटी जा रहा है तो डेबिट होना है। समझ में आई बात? दिस इज द थिंग्स, जैसे कि एसेट आने पर डेबिट होता है, जाने पर क्रेडिट होता है, लाइक दिस, लाइबिलिटी जा रहा है उसलिए डेबिट हो गए टू डिवेंचर होल्डर्स। दिस इज द थिंग्स, अंडरस्टैंड द पॉइंट? नेक्स्ट,
फिर जाकर के डिवेंचर होल्डर को पैसा पेमेंट कर देना है, तो डेटर क्रेडिटर सारे डेबिट हो जाएंगे टू बैंक अकाउंट। तो जैसे ही रिडम्पशन हो गया, हम आपको बताए थे पहले, अभी तो डीआरआर अकाउंट का पर्पज फुलफिल हो गया ना। ध्यान से सुनो, ये बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड है, ये एसेट साइड है। अभी एसेट साइड को भूल जाते हैं। लाइबिलिटी साइड में क्या चक्कर था देखो, प्रॉफिट से आप हटा करके क्या बनाए थे, डीआरआर बनाए थे कि नहीं, प्रॉफिट से हटा करके। जब सारे के सारे ड्यू लाइबिलिटी आपका फुलफिल हो गए, डिवेंचर सारे के सारे आपकी चुकता हो गए, अब फिर से डीआरआर को रख करके क्या करोगे, डीआरआर डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, डीआरआर डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, डीआरआर डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। सीआरआर जो होता है वो तब तक रहेगा जब तक बोनस शेयर इशू ना हो। तो सीआरआर को यूटिलाइज किया जाता है बोनस शेयर इशू करने में, तो कैपिटल एडजस्ट हो गया। समझ में आई बात। लेकिन डीआरआर में तो बोनस शेयर इशू नहीं करना है, तो ये तब तक डीआरआर अकाउंट रहेगा जब तक उसका पर्पज है। डीआरआर वाज क्रिएटेड फॉर द पर्पज ऑफ रिडेम्पशन ऑफ द डिवेंचर, नाउ डिवेंचर्स वर रिडीम्ड, डिवेंचर रिडीम हो चुका है। ये कब तक रखते रहोगे डीआरआर के नाम पे, फिर से वो जहां से आया वो वहां पे ट्रांसफर कर दोगे। समझ रहे बात। तो अभी ये जीआर अकाउंट में जाकर के ट्रांसफर हो जाना है, प्रॉफिट को फिर से वापस चले जाएंगे। तब डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जीआर अकाउंट। समझ में आई बात, क्योंकि ये सारे के सारे उनका जो नेचर है क्रेडिट होते हैं। जब लाइबिलिटी, जब फंड हट जाता है, आता है तो क्रेडिट होता है, हट जाता है तो डेबिट हो जाएंगे। सो डीआरआर अकाउंट डेबिट हो गए, जीआर अकाउंट पैदा हो गए तो क्रेडिट हो जाएंगे। बहुत इजी, पहले ये डेबिट ये क्रेडिट, अभी इसके बाद ये डेबिट ये क्रेडिट, सिंपल थ्योरी। तो टिप्पणी यही है कि कंपनी परचेज करता है ऑन डिवेंचर्स, तो एडिशनल अकाउंटिंग एंट्रीज तो करना ही है। मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर दिए हुए हैं। रिडेम्पशन डिवेंचर मस्ट बी डन अकॉर्डिंग टू द टर्म्स इशू। ठीक है, इसको कुछ मिनटों में खत्म करें। इशू ऑफ द डिवेंचर ऑफ एनी डेविएशन देयरफ्रॉम ट्रीटेड डिफॉल्ट ऑफ द कंपनी। जैसे टर्म कंडीशन दिया गया है कंपनी लोग के हिसाब से, उस हिसाब से काम करोगे, नहीं तो आप डिफॉल्टर कहलाओगे। रिडेम्पशन बाय पेइंग ऑफ द डेब्ट अमाउंट ऑफ डिवेंचर्स इशूड कैन बी डन इन 3 मेथड में, 3 मेथड में आप कर सकते हो। बाय लमसम पेमेंट, समझ में, एक एक्सपायरी ऑफ पीरियड, स्पेसिफाइड पीरियड के बाद अगर पूरा एंटायर लॉट आप पेमेंट करते हो तो उसको लमसम कहा जाता है। तो आज 5,000 डिवेंचर इशू कर रहे हो, इंटू 100 वाला, 5 साल के बाद पेमेंट कर दो, दिस इज हुआ आपकी पेमेंट इन लमसम। पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट मतलब आप क्या करोगे, ओवर द 5 ईयर्स थोड़ा थोड़ा सा रिडीम करोगे। तो एक डिवेंचर होल्डर को आप कैसा कमिटमेंट कर रहे हो, ऐसा नहीं होता कि आधे आधे लोग का दिया जाता है, ऐसा नहीं होता है भाव। एक डिवेंचर होल्डर को वो क्या कह रहे हो, उसका 100 रुपया है एक डिवेंचर का, आप कह रहे हो इस 100 रुपया को हम क्या करेंगे पता है आपको, 5 साल बाद नहीं देंगे, डिवाइड बाई 5 कर दे रहे हैं। ठीक है, तो कितना हो गया, 20 हो गया। हर एक साल हम 20 करके आपको पेमेंट कर देंगे, मंजूर है। वो कहता है हाँ, हो गया चुकती। ठीक है, अब जाकर के इसको कहा जाता है इन इंस्टॉलमेंट और अनुअल ड्राइंग। फिर आगे जाकर के क्या है, डिवेंचर ओपन मार्केट से खरीद के खुद की डिवेंचर फिर बाद में कैंसिल कर सकते हो। तो खुद का ही डिवेंचर आप ओपन मार्केट से खरीद लोगे और उसको कैंसिल करवा दोगे। समझ में आई बात, दिस इज द थिंग। एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है, अच्छा इसको समझाते हैं, 2 मिनट लगे। मान करके चलो कि कोई 8% वाला डिवेंचर 10 लाख रुपए का है, जिसका इंटरेस्ट आपको देना है 31 मार्च में और 31 सितंबर में। हमेशा डिवेंचर्स वगैरह बॉन्ड सिक्योरिटी का साल में 2 बार काम होता है, ठीक है ना, साल में 2 बार। तो 8% डिवेंचर 10 लाख की है, जिसमें कि इंटरेस्ट आपको 31 मार्च 30 सितंबर देना है। कंपनी यहाँ पे क्या करता है, परचेज करता है 50,000 डिवेंचर्स आर 96 ऑन 1 अगस्त 2001। तो यहाँ पे ऑन डिवेंचर आ गया। ठीक है, खुद की डिवेंचर अगर हम परचेज कर देंगे तो क्या, खुद की डिवेंचर अगर हम परचेज कर देते हैं तो क्या, तो यहाँ पे 50,000 रुपए की डिवेंचर्स खरीद रहे हैं 96 रुपीज में, तो थोड़ा सा क्या डिस्काउंट में मिल गया ना। तो ऑन डिवेंचर तब परचेज किया जाता है थोड़ा सा जब सुविधा मिले। तो इसका मतलब ये है कंपनी पे करेगा 48,000, है कि नहीं, 50,000 का 96% इसका मतलब हो गया। अब 100 का 96, उस हिसाब से 50,000 का कितना हो गया, 48,000। 48,000 ही पे करना होगा एज ए प्रिंसिपल, लेकिन आपको यहाँ पे 1,333 रुपया देना पड़ेंगे 4 महीने के इंटरेस्ट के ऊपर भी। समझ में आई बात, दिस इज द थिंग्स। क्यों कैसे, ना कंपनी परचेज कर रहा है 1 अगस्त को, ठीक है ना, 1 अगस्त को, तो उससे पहले कैलकुलेशन कर दो, अगस्त थे उससे पहले। ठीक है, तो आपको 31 मार्च लास्ट डेट, तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने की बात हो गया। बाबू इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेशन होता है, लास्ट ड्यू डेट, इंटरेस्ट का लास्ट ड्यू डेट अप टू द डेट ऑफ परचेजर सेल, है कि नहीं। तो ये 31 मार्च से 1 अगस्त, 1 अगस्त मतलब अगस्त छोड़ दो, जुलाई तक, तो यहाँ पे अप्रैल में जून जुलाई 4 महीने की इंटरेस्ट। तो अभी देखो बात क्या है, खुद का डिवेंचर खरीदने से क्या होगा। एक तो उन लोग को क्या पे करना होगा, क्योंकि उनके पास
उनसे हम 96 रुपया में सल्टा दिए तो 48,000 टोटल प्रिंसिपल पे करना होगा। लेकिन 4 महीने का बैच तो वो छोड़ेंगे नहीं ना, उनके पास था डिवेंचर, तो ये 2 पे करना है, बहुत इजी है। ऑन डिवेंचर्स अकाउंट हो जाएंगे डेबिट 48,000, तो इंटरेस्ट अकाउंट हो जाएंगे 1333। कैसे? 50,000 नॉमिनल वैल्यू के ऊपर मिलता है, इंटरेस्ट रेट जितना है 4/12। समझ में आई बात? हमेशा इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है नॉमिनल वैल्यू को, नॉमिनल वैल्यू इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू मंथ/12। समझ में आई होगी? तो 48,000 देना है, 1333 देना है, बैंक अकाउंट क्रेडिट इतना पैसा दे दिए। लेकिन ध्यान से सुनो एक चीज, यहाँ पे एक तो चीज देख कर लिखा हुआ है, यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि 50,000 डिवेंचर को हम खरीद लिए 48,000 में, मार्केट में मतलब नॉमिनल वैल्यू उसका कम से कम 50,000, हम अभी क्योंकि डिस्काउंट में चल रहे हैं तो 48,000 हम ही खरीद लिए। तो लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, कहीं पे लिखा हुआ है क्या प्रॉफिट? देखो, इंटरेस्ट एक एक्सपेंडिचर है इसलिए डेबिट हुआ, और ये खुद का हम डिवेंचर खरीद ले समथिंग लाइक की इन्वेस्टमेंट और एसेट। खुद का डिवेंचर खरीद रहे हैं फिर भी समथिंग लाइक डिवेंचर की इन्वेस्टमेंट और एसेट, लेकिन कंपनी लोग कह रहा है कि खुद की डिवेंचर को इन्वेस्टमेंट नहीं मानोगे, मान करके चलो एसेट हो गया, ठीक है, दोनों डेबिट हो गए। लेकिन 50,000 का चीज 48,000 में खरीदे फिर भी प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि कोई भी चीज परचेज करने में प्रॉफिट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ सेल करने में होता है। समझ में आई बात? यही चीज है, यहाँ पे आप ध्यान में चीज को रखोगे। एसेट जब परचेज करते हो, कभी देखे हो एसेट में परचेज करने के लिए लिखे हो कभी प्रॉफिट ऑन लॉस ऑन सेल ऑफ, नहीं, ऑन परचेज ऑफ एसेट पढ़े हो? आप क्या पढ़े हो? प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। तो परचेज करने में कभी प्रॉफिट नहीं होता है, जब सेल करोगे तब प्रॉफिट होगा। तो हाँ, इसको तो सेल नहीं करना है हमको, खुद का डिवेंचर खरीद के हम क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। जिस दिन कैंसिल करेंगे हो सकता है उस दिन प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो अभी दूसरा वाला एंट्री देखते हैं। फर्स्ट एंट्री क्या हुआ? ऑन डिवेंचर इंटरेस्ट टू बैंक। अभी ये ऑन डिवेंचर जो है उसको कैंसिल करेंगे। नेक्स्ट वीट देखो, तो ये डिवेंचर कैंसिल हो जाने हैं सेम डेट में, तो जर्नल एंट्री क्या होना है? ऑन डिवेंचर जो खरीद के रखे थे, जो डेबिट हो रहा था, अभी उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट। समझ में आई बात? कितना रुपए का? 48,000 का। लेकिन हम डिवेंचर कैंसिल कितने का करेंगे? मार्केट से जितना नॉमिनल वैल्यू है, सो 8% डिवेंचर 50,000। समझ में आई बात? तो यही कैपिटल वैल्यू है, यही नॉमिनल वैल्यू है। हमारा टारगेट यही था कि 50,000 नॉमिनल वैल्यू का जो डिवेंचर से ये हम कैंसिल करवा देंगे। जब इशू किए थे इसको क्रेडिट किए होंगे, अभी जब कैंसिल कर रहे हैं डेबिट करेंगे। तो 8% डिवेंचर अकाउंट, दैट मीन्स कि हमारा 8% डिवेंचर अकाउंट अभी डेबिट हो जाने हैं, तो कैंसिल हो रहा है। देखो कैपिटल 50,000 का, लेकिन ऑन डिवेंचर्स खरीदे हैं कितना में? 48,000 का, तो फायदा हो गया कितना? 2,000 का प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिवेंचर। समझ रही बात? दिस इज द थिंग। फॉर 42 हो जा रहे हैं, तो वैसे तो 330 से स्टार्ट हुए थे, तो दिस इज द थिंग। कहीं ना कहीं आप लोग भी बैठे, मगर बहुत टाइम बैठना पड़ता है आप लोग को भी, तो वो तो बात है ही। इतना इतना लंबा लंबा क्लास बैठोगे इशू होता है घर में भी, ठीक है ना, वही बात है। लेकिन पढ़ाई के लिए ऐसा नहीं होगा कि कंप्लेन कर दिया आज तक संसार में इतना टाइम आप पढ़ा देते हो। अरे पढ़ोगे नहीं उतना टाइम, वो कंप्लेन कर सकते हो, इतना टाइम पढ़ा तो उसका भी कंप्लेन कर दो, मार दो फिर इंसान को भी। ठीक है, तो अभी तक के लिए आप ये जुगाड़ लगा दो, आपको होशियार है ही, अगर इतना कॉपी कर सकते हो, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हो कर दो, नहीं तो फिर आपको पता है ही है, मिल जाएंगे। तो ये देखो आपकी कॉम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट दिए हैं, इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट के ऊपर काम भी किया। ये कुल एक तो क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हैं हम, सिलेक्टिव क्वेश्चन। ये सवाल है, फिर जा करके उसका डिवेंचर अकाउंट कैसे बनाना है पूरा क्लियर यहाँ पे लिखे गए हैं, आप बिल्कुल इसको कॉपी कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद देखो डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट है, उसका इंटरेस्ट कैसे है, ये फर्स्ट हाफ का हुआ। ये फिर सेकंड हाफ का, समझ में एक बात, अगस्त के मतलब क्लासिफिकेशन क्या हुआ आप एक साथ भी कर सकते हो। फिर डिवेंचर अकाउंट बनेंगे, तो ऑन डिवेंचर्स खरीदोगे तो कैसे प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन होने हैं, कैसे कैंसिल हो जाएंगे। फिर डिवेंचर इंटरेस्ट उसके ऊपर कैसे काम होने हैं। डिवेंचर इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना बहुत ईजी है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो भी पढ़ा है, डेप्रिसिएशन अकाउंट जो भी किया है, पूरा लास्ट ड्यू डेट से करंट डेट, जिस दिन ट्रांजेक्शन हो रहा है, डिवेंचर इंटरेस्ट आपको मिले हैं, और पता है आपको सारे के सारे डिवेंचर जाकर के लास्ट में पीएल अकाउंट को ट्रांसफर हो जाने हैं। बिल्कुल फिर से दिखा दे रहे हैं, आप कर ही सकते हो। ये सवाल है, ये सॉल्यूशन फर्स्ट हाफ ईयर की सॉल्यूशन है डिवेंचर अकाउंट, फिर डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, फिर ये है 6% डिवेंचर अकाउंट सेकंड हाफ ईयर की, और ये है डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। समझ में आई बात? नेक्स्ट वीक ये नोट्स लिखे हैं जो कि हम बताए आपको, अभी तक बता चुके हैं, ये आपके ऑप्शनल होते हैं, ठीक है, ऐसे हिसाब से आप पढ़ लोगे। फिर ये दूसरा क्वेश्चन दिए हैं, दिस इज द क्वेश्चन, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंडरस्टैंड द पॉइंट। फिर ये चीज लिखे हुए हैं आपको यहाँ पे क्या बनाना है, डिवेंचर
अकाउंट, डीआरआर अकाउंट, डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यहाँ का अकाउंट डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट बनाना है। उसका सोल्यूशन दे रखे हैं। 12% डिवेंचर्स अकाउंट ये है, डीआरआर अकाउंट ये है, देख करके कम कर दो। फिर ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स अकाउंट कुछ नहीं है, इसमें सिंपल है। गवर्नमेंट बॉन्ड अकाउंट क्या है, बैंक टू गवर्नमेंट बॉन्ड बैलेंस। फिर पैसा अकाउंट पे जहां जहां पैसा आएगा वहां से कॉपी करना है। डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट बहुत ईजी है, पहले तो उन लोग क्रेडिट होते हैं, समझ में आई बात, उनके खाते में डाल दिया जाता है। फिर उनके खाते में प्रीमियम डाल दिए जाते हैं और लास्ट में पेमेंट हो जाते हैं। छोटा छोटा एंट्री है। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। समरी है, वो भी खुद से पढ़ लो, टाइम नहीं है। थैंक यू। ठीक है, वही बात है, धन्यवाद।